हे गाइस, कैसे आप लोग? हाँ जी बाबू, एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए, आर वी लाइव और नॉट, एंड वेदर द ऑडियो एंड द वीडियो इज फाइन और नॉट। बाबू एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, क्या हम लोग लाइव हैं एंड वेदर द ऑडियो एंड द वीडियो इज फाइन और नॉट। हाय शुभम, शिवम, पुलकित, वर्षा, किशन, अभिषेक, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, हाय सुमित, फुरकान। बाबू जो मई 22 के लिए, वो नवंबर के लिए आप देख सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा आप चेक कर लेना, बट हाँ वैसे देख सकते हो। हाय आकाश, निशा, गोपाल, ठीक है। आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों को बाबू एक बार शेयर कर दीजिए एंड हमेशा की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग बाबू आज करने वाले हैं कंप्लीट आईटीसी 2 घंटे में, एंड विल ट्राई क्या मतलब पूरे जितने भी आपके प्रोविजंस है विथ एग्जांपल्स हम लोग बाबू कंप्लीट कर लेंगे। जो ये नोट्स होगा इसके दम पे आपको स्टडी मैट देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने केवल नोट्स प्लस जो दिव्यास्त्र है क्वेश्चन बैंक वो आप कर लेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे। मैं आईपीएल नहीं देखता हूं, मैं आईपीएल नहीं देखता हूं, तो मुझे उसका आइडिया, आई एम सो सॉरी, बट नहीं होगा, ठीक है। ये बाबू आपका आईटीसी का 40, आपको पता है नोट्स कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के अंदर मेनू बटन में आप जाइएगा, लेफ्ट साइड के टॉप में, वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा। उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, आईटीसी एक ऐसा चैप्टर है जो कि नॉर्मली बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा टफ है। लेट मी टेल यू, एक तो आसान है, दूसरा इससे क्वेश्चन गारंटीड है कि अराउंड 10 मार्क्स को तो आएगा ही आएगा। जस्ट इमेजिन 10 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ये केवल मार्क्स के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी ना सारा जो हम लोग काम करते हैं एज अ टैक्स एडवाइजर, इस चैप्टर का योगदान बहुत ज्यादा होता है। लेट्स स्टार्ट। सी, द एंटायर जीएसटी इज बेस्ड ऑन द वैट कॉन्सेप्ट। आपको बताया जा चुका है, जहां पर मल्टीपल लेवल, हर लेवल पे टैक्स लगता है, और हर लेवल पे जो आप इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे करते हो उसका आईटीसी मिल जाता है, जिसको आप आउटवर्ड टैक्स एडजस्ट कर सकते हो। अब गवर्नमेंट का बस ये मोटिव है, इन्होंने एक सेक्शन बनाया 16 to 18 जो हमें पढ़ना है, वैसे 19-20 भी है, वो हमें पढ़ना नहीं है। सरकार बस ये चाहता है कि मुझे आईटीसी देने में कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज ये आईटीसी जेन्युइन हो। दूसरा, अगर सोचिए, देखिए, अगर रेसिपिएंट आईटीसी लेता है तो सरकार को पैसा कम मिलता है, तो सरकार बस ये चाहता है कि जैसे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सिमिलरली हर रेसिपिएंट का आईटीसी का इक्वल एंड ऑपोजिट सप्लायर की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी भी रही होगी। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम इस पूरे जीएसटी के अंदर यही है कि जो रेसिपिएंट का आईटीसी है उसको वो सप्लायर की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से मैच करा दे। दैट्स इट। अगर मैं आपको एकदम बेसिक बताऊं, ये बाबू होता है नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज। यहां पे सप्लायर ने सप्लाई किया, रेसिपिएंट में बर्डन आ गया, रेसिपिएंट आईटीसी लेता है और सप्लायर सरकार को टैक्स देता है। तो जैसे न्यूटन भाई ने बोला था, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सिमिलरली आपका अपना लॉ आप बना सकते हो कि जो रेसिपिएंट का आईटीसी है, क्योंकि रेसिपिएंट का आईटीसी सरकार का रेवेन्यू कम करता है, गवर्नमेंट बस ये चाहता है कि ये इक्वल हो सप्लायर के आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से, और यही इंश्योर करने के लिए कई सारे प्रोविजन बने हुए हैं, ठीक है। तो जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैट कॉन्सेप्ट, टैक्स इज लेविड एट ईच स्टेज, एंड एट ईच स्टेज जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई पर टैक्स पे किया है, जिसका ऑब्वियसली बाबू बिजनेस यूज होना चाहिए, यूज या इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम अपने आउटवर्ड टैक्स की लायबिलिटी से एडजस्ट कर देते हैं। दूसरी पॉइंट, ये जो पूरा प्रोविजन है ये ऑब्वियसली सेक्शन 9 वालों के लिए,
जो कॉम्पोजिशन वाले हैं उनको तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो द प्रोविजन ऑफ आईटीसी केवल सेक्शन 9 रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, नो आईटीसी कॉम्पोजिशन वालों के लिए। अब मुद्दा है कि सर इनपुट टैक्स होता क्या है? तो इनपुट टैक्स का बाबू 3 पॉइंट है। एक है, अगर एक रेसिपिएंट फॉरवर्ड चार्ज के अंदर या तो सप्लायर को टैक्स पे करे या पेबल करे। दूसरा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं सप्लाई चैप्टर के अंदर कि आरसीएम के अंदर अगर रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ जाता है वो भी आईटीसी मिल जाए उसका। और ऑल्दो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम लॉ के अंदर आता है, बट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इसके जीएसटी का आईटीसी मिल जाए, इंपोर्ट पे जो हम आईजीएसटी पे करते हैं, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, ऑल्दो कस्टम लॉ के अंदर होता है उसका भी आईटीसी मिल जाता है। तो आईटीसी के 3 पार्ट हो गए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी, दूसरा जो भी आरसीएम के अंदर आपने पे किया, तीसरा जो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपने पे या पेबल किया। आपको थोड़ा सा दिखना चाहिए, आरसीएम में वर्ड यूज हुआ है पेड, यानी आरसीएम का आईटीसी तब मिलता है जब आपने एक्चुअल में सरकार को पे कर दिया, बट फॉरवर्ड में आपको आईटीसी पेड या पेबल, यानी ऐसा भी होता है कि एज अ रिसिपिएंट मैंने अभी टैक्स पे नहीं किया, मुझे आईटीसी मिल गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिसिपिएंट आईटीसी इज इक्वल टू सप्लायर्स आउट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इन ऑर्डर टू एंश्योर आईटीसी इज अवेल्ड ऑन योर जेन्युइन ट्रांजैक्शन, कई सारे कंडीशन आपको फुलफिल करने हैं। साथ ही साथ देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 1-to-1 कोरिलेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कुछ परचेज किया, मैं जब उसको बेचूंगा तभी उसका आईटीसी मिलेगा ना। आईटीसी इज लाइक अ बॉक्स, जितने इनवर्ट सप्लाई के आते जा रहे हैं आप डालते जाइए, और जो भी आउटवर्ड लायबिलिटी है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-to-1 कोरिलेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं कि अगर मैंने कुछ इनवर्ट सप्लाई लिया मैं उसको यूज करूंगा तभी उसका आईटीसी लूंगा, नहीं। मैंने परचेज किया कोई भी सामान, भले वो मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, मैं उसका आईटीसी फिर भी ले सकता हूं। अब कंडीशन बाबू लिखे हुए सेक्शन नंबर 16 में, इन टोटल 4+4 कंडीशंस हैं, बट मैं आपको बोलूंगा तो 10 कंडीशन है। क्या क्या? सबसे पहला है कि आपका रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपको कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड, वो भी बाबू सेक्शन 9 वाला। दूसरा, यूज या तो बिजनेस पर्पस होना चाहिए या इंटेंशन होना चाहिए एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर फायर एक्सटिंग्विशन मशीन आपने परचेज किया, डेली तो यूज होता नहीं है, हो सकता है परचेज किया यूज नहीं किया, बट कम से कम इंटेंशन तो है ना, उसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो 2 बेसिक कंडीशन, रजिस्टर्ड पर्सन वो भी सेक्शन 9 वाला, अलाउड टू टेक आईटीसी ऑन गुड्स सर्विस और बोथ, यूज्ड या इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर 4 कंडीशन, ये बाबू प्राइमरी कंडीशन है, 4 एडिशनल भी है। अब सुनिए, मैं केवल कंडीशन ही बताऊंगा, मैं उसके पीछे की जो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है वो ही बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला कंडीशन है कि अगर आईटीसी चाहिए तो वो गुड्स या सर्विस आपको मिल चुका होना चाहिए, यानी विदाउट रिसीट आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है कि अगर किशन कुमार ने एडवांस पेमेंट किया है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर मैंने बाबू एडवांस पेमेंट किया है मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलता है जब तक कि सप्लाई ना हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईटीसी इज अलाउड व्हेन द गुड्स और द सर्विस रिसीव। सो इन केस आई एम मेकिंग द एडवांस पेमेंट, यानी अभी तक मुझे गुड्स या सर्विस नहीं मिला है, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, सर ये रिसीट का मतलब क्या है? तो रिसीट का मतलब केवल फिजिकल रिसीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमेजॉन को बोला कि अमेजॉन भाई एक सामान मेरे घर पे, जो हो सकता है बहुत दूर है, वहां डिलीवर कर दो। किसी का बर्थडे है, मैं अमेजॉन को बोल रहा हूं, अमेजॉन एक सामान मेरे एक दोस्त को डिलीवर कर दो। अब अमेजॉन शिप करेगा फ्रेंड के पास, बट बिल इशू करेगा मुझे। तो अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, जहां पर जो पर्सन पैसा दे रहा है वो अलग है और जिसको सामान मिल रहा है वो अलग है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, रिसीट इंक्लूड्स बिल टू शिप टू मॉडल, जहां पर जो प्रेफरेंस है वो बिल टू को दिया जाता है, जिसके नाम पे इनवॉइस कटता है। देखिए, दिस इज अ गुड्स और सर्विस और बोथ, रेसिपिएंट मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विस और बोथ। One second. Receipt includes bill to ship to model for both goods as well as services. Under this model, goods are delivered to a third party on the direction of the customer. मतलब सर देखिए, किशन अगर डीलर है वॉशिंग मशीन का दिल्ली में, ऑर्डर आया कोयम्बटूर में, ऑर्डर फॉर वॉशिंग मशीन। अब मैं खुद दिल्ली से कोयम्बटूर भेजूं तो मैंने क्या किया, मैंने एक और ऑर्डर डाल दिया मोहन को जो चेन्नई में है,
ऑर्डर फॉर वॉशिंग मशीन, और मैंने बोल दिया मोहन को कि मोहन भाई तुम राम को भेज दो। अब मोहन के एंगल से देखोगे तो मोहन शिप करेगा राम को, बट बिल रेस करेगा किशन को। तो मोहन तो हो गया सप्लायर, रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट बाबू आपका होता है बिल टू, जिसके नाम पे इनवॉइस कटता है उसको बोलते हैं वो बाबू आपको आईटीसी अवेल कर लेता है। ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये एग्जांपल सर्विस पे भी एप्लीकेबल है। दूसरा, अगर बेटा आईटीसी चाहिए, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात को लेकर कि भैया बिना टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। तो इफ यू वांट आईटीसी, आपके पास या तो टैक्स इनवॉइस हो या फिर कोई डेबिट नोट हो। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री हो, और अगर आप रिवर्स चार्ज वाले हो तो कम से कम चालान ऑफ पेमेंट हो। तो सरकार बोलता है कि जिसको भी आईटीसी चाहिए भैया रेसिपिएंट आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना, क्या होना चाहिए? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रेसिपिएंट मस्ट पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, या तो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री, सीए फाइनल में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, रिवाइज इनवॉइस या इवन चार्ज इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज, रिवाइज इनवॉइस भी आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 9 में। सच डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन 5 बातें, एकदम बेसिक 5 पॉइंट। मुझे आईटीसी लेना है, सोचिएगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू सप्लाई इनटू रेट। तो क्या क्या डिटेल होना चाहिए? जीएसटी का अमाउंट कितना है, वैल्यू सप्लाई कितना है, रेट की जगह हम कैसे देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो ये डिटेल होना चाहिए, सबका जीएसटी नंबर होना चाहिए, एंड इंटरस्टेट सेल के लिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी होना चाहिए। तो 5 डिटेल मैंडेटरी है। डिजाइन कैसा भी हो, डिजाइन आपको पता है टैक्स इनवॉइस में डिजाइन मैटर नहीं करता है, कलर मैटर नहीं करता है। 5 डिटेल, जीएसटी कितना होना चाहिए, ये कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के दम पे रेट निकलेगा एंड वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो ऐसे हो गया। जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट मतलब रजिस्टर्ड होने चाहिए, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई है। तीसरा जो कि सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट कहता है कि देखिए किशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रेसिपिएंट को आईटी देने में, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली पॉइंट इज कि अगर किशन कुमार, अगर मानो रेसिपिएंट है, अगर वो 18 रुपीज का आईटीसी ले रहा है तो उसका जो सप्लायर है वो मुझे टैक्स पे कर दे, बट इट मे टेक सम टाइम। तो गवर्नमेंट कहता है कोई बात नहीं किशन, हम तुमको ना प्रोविजनल आईटीसी दे देंगे। मतलब अगर आपके पास सामान आ गया या सर्विस आ गया, टैक्स इनवॉइस आ गया, हम आपको आईटीसी देंगे प्रोविजनल बेसिस पे, बट ये कंफर्म तब होगा जब सप्लायर बाबू एक्चुअल में पेमेंट कर देगा। तो आपको प्रोविजनल आईटीसी मिलता है। कैसे मिलता है? टैक्स रिलीवेबल ऑन द सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर। द सप्लायर मस्ट हैव पेड, यानी रेसिपिएंट को आईटीसी तब मिलता है जब सप्लायर वो टैक्स सरकार को दे दे। अब ये सप्लायर कैसे पे करेगा? आईटीसी या कैश के थ्रू, बट सप्लायर हो सकता है बहुत दिन बाद पेमेंट करे, तो रेसिपिएंट को बुलाया था कि कोई बात नहीं, आपको हम रेसिपिएंट इमीडिएटली अवेल कर सकता है प्रोविजनल बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे, प्रोविजनल या टेम्पररी बेसिस पे। बट ये आईटीसी तब कंफर्म होगा जब सप्लायर बाबू अपना आउटपुट टैक्स फाइनली पे कर दे। अब इस वाले पॉइंट पे एक बहुत ही मेजर 2 साल पहले चेंज आ गया था, वो हमें कराना पड़ेगा। सुनिए, मैं आपके लिए जो हमारा ये देखिए, अब देखो ये राइटिंग आप समझ रहे हो, ये क्लास का नोट्स है, ये क्लास का नोट्स है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा, बट प्लीज ध्यान दीजिएगा। रेसिपिएंट का आईटीसी डिपेंड करता है सप्लायर पे। सप्लायर के जितने भी आउटपुट सप्लाई के डिटेल होते हैं उन्हें सबमिट करना पड़ता है जीएसटीआर 1। अब ये अभी मत ध्यान दो इसको, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी रिटर्न चैप्टर में करा दूंगा मैं, अभी जीएसटीआर 1। तो सप्लायर क्या करता है? जीएसटीआर 1 में अपना डिटेल डालता है। अब जितना आउटपुट सप्लाई का डिटेल होगा, यही आउटपुट सप्लाई तो रेसिपिएंट का बनता है आईटीसी। तो गवर्नमेंट इतना चालाक है, जितने भी सप्लायर ने आउटपुट सप्लाई का डिटेल दिया जीएसटीआर 1 में, वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट को मिल जाता है। तो अगर मानिए एक रेसिपिएंट 50 सप्लायर से परचेजिंग की, तो सारे लोग अपना डेटा देते हैं। जीएसटी कॉमन पोर्टल इन सारे डेटा को जो रेसिपिएंट ने परचेज किया है कंबाइन करके जीएसटीआर 2A और 2B। अब इसके अंदर अगेन ये मैं आपको बताऊंगा रिटर्न चैप्टर में, अब 2B को मेन मानना, ये इंफॉर्मेशन इनको देता है और क्या बोलता है कि देख रेसिपिएंट, आईटीसी चाहिए ना,
आईटीसी तभी मिलेगा भाई, आईटीसी कब मिलेगा? मैं रेसिपिएंट हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई लिया तो मुझे आईटीसी चाहिए। तो सरकार बोलता है अपने सप्लायर को बोलो कि वो ये डिटेल सबमिट करे, यानी रेसिपिएंट का आईटीसी डिपेंडेंट है सप्लायर के डिस्क्लोजर पे। तो द रेसिपिएंट आईटीसी इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर फर्निशिंग डिटेल ऑफ द सप्लाईज इन जीएसटीआर 1 या आईएफएफ। अगर 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 इनवॉइस फर्निश हो गया, सप्लायर ने कर दिया रेसिपिएंट का, तो आपको पूरा आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर मानिए सप्लायर ने आईटीसी या अपना सेल नहीं अपलोड किया, फॉर एग्जांपल किशन कुमार, मैं कह रहा हूं कि मुझे मयूर से मैंने परचेज किया है और मयूर ने ये डिटेल डाला ही नहीं है अपने सेल में, तो गवर्नमेंट बोलता है अब कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने एक छोटू सा लॉलीपॉप दिया है, रेसिपिएंट्स आईटीसी विथ रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट फर्निश्ड, मात्र 5% आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। बट किसका? एलिजिबल आईटीसी का। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका आईटीसी है विथ रिस्पेक्ट टू इनवॉइस फर्निश्ड, आपका इनवॉइस फर्निश्ड जीएसटीआर 2A 2B में आपको पता चल जाता है, वो तो 100% मिल जाएगा। और जो फर्निश नहीं हुआ एलिजिबल का 5%। मैं आपको क्रक्स बोल सकता हूं कि आपको आईटीसी मिलता है जो भी जीएसटीआर 2A या 2B है उसका 105%, यानी जो फर्निश हो गया वो मेरे 2B में आएगा, उसका 100%, जो फर्निश नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग केवल 5% मिलता है। बट 5% किसका? जीएसटीआर 2B का। ये समझ में आया बाबू? वो बाद में पॉइंट आएगा, वो पॉइंट बाद में आएगा, ये अभी समझ में आया? थैंक्स सर गोपाल। पटना में कहीं एक ही जगह रहूंगा ना बाबू। ठीक है, इनवर्ड में, किशन इनवर्ड में। थैंक्स जतन। हाँ झारखंड मैंने सुना है कुछ दिक्कत हुआ है। चलिए देखिए, रेसिपिएंट कैन अवेल फुल आईटीसी ऑन ऑल इनवॉइस डेबिट नोट विच आर फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द जीएसटीआर 1। तो जितने सप्लायर ने डिटेल दे दिया उतना आपको मिल जाएगा। ये भी आई इग्नोर मार दीजिए, इग्नोर। रेसिपिएंट गेट डिटेल ऑफ द टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट फर्निश्ड बाय सप्लायर यूजिंग जीएसटीआर 2 या 2B में आता है। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट द डिटेल ऑफ विच आर नॉट फर्निश्ड एंड हेंस कैन नॉट बी सीन, उसके लिए आईटीसी मिलता है बट 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। तो क्रक्स क्या हो सकता है? सिंपल जीएसटीआर 2B का 105%। एग्जांपल, आपका आईटीसी बाबू एज पर द बुक से 4000, जीएसटीआर 2A या 2B में आया है 3000, और आईटीसी जो अपलोड नहीं हुआ है वो 1000। आपने परचेस किया 4000 का, आपके सप्लायर ने 3000 अपलोड मारा है, तो आपको कितना मिलेगा? तो ये 3000 तो 100% मिल जाएगा। और जो अपलोड नहीं हुआ है, आई एम सो सॉरी, आपको पूरा नहीं मिलेगा, प्लस इसी का 5% मिल जाएगा। तो कितना होगा? तो आपको बेसिकली 3150 मिल जाएगा। आपने बुक किया 4000, आपको 850 बाबू रिवर्स करना पड़ेगा। ये बातें पूरा आपको यहां पे डिटेल इलस्ट्रेशन किया गया है, आप उसको खुद से पढ़ सकते हो, मेरे लिए कुछ नहीं है। बस ये देखिएगा, ये देखिए, सपोज आपके पास टोटल 100 इनवॉइस थे। कितने थे? 100 इनवॉइस टोटल था, 100। अब इसमें से 85 इनवॉइस जिसका 9.8 लाख था वो अपलोड हो गया है। तो 85 इनवॉइस, ये टोटल था 10 लाख का, तो 9.8 लाख, ये तो आपको 100% मिल जाएगा क्योंकि अपलोड हो गया है। 15 इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है। अब 15 इनवॉइस के लिए आपका 20,000 बचा। अब आप ये मत कर देना कि सर 9.8 लाख ये तो पूरा मिल गया और प्लस 5% ऑफ 9.8 लाख। ऑब्वियसली कभी भी ये जो 105% है ये 10 लाख एक्सीड नहीं कर सकता है। ITC in respect to invoice not uploaded is restricted to 5% of the eligible ITC with respect to uploaded। तो जो अपलोड नहीं हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो ITC मिलेगा वो 5% of the ITC with respect to the invoice uploaded। बट
इन केस द 5% ऑफ एलिजिबल आईटीसी 9.8 लाख का 5% आपका 49,000 होता है। जो एक्चुअल आईटीसी है विद रिस्पेक्ट टू इनवॉइस नॉट अपलोडेड 20,000 है, तो ऑब्वियसली आपको बाबू 20,000 ही मिलेगा, आपको 5% फिर नहीं मिलेगा। इन एनी केस 10 लाख एक्सीड नहीं कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है, अगर आईटीसी चाहिए तो बाबू रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। जीएसटीआर 3B ये हम आपको पढ़ाएंगे रिटर्न चैप्टर में। बस एक बात याद रख लीजिएगा, आपको आईटीसी लेने के लिए जीएसटीआर 3B या जो भी रिटर्न है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। दैट्स इट। ये बेसिक कंडीशन था, दिस वाज बेसिक कंडीशन। अगला एडिशनल कंडीशन फॉर, अगेन ये सब सेक्शन 16 है। सब सेक्शन मन करे याद करना, मन करे मत याद करना। इसमें दो बहुत बच्चों वाले हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार गुड्स इंस्टॉलमेंट में आता है, टुकड़ों में, पार्ट्स में। तो गवर्नमेंट कहता है कि भैया लॉ क्या बोलता है, आईटीसी इज प्रोवाइडेड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड। अब अगर मानो टुकड़ों में आ रहा है इंस्टॉलमेंट में, इसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रांचेज में भी एक और इंग्लिश वर्ड है, इंस्टॉलमेंट, ट्रांचेज, लॉट्स। सरकार बोलता है 100% आईटीसी मिलेगा जब फाइनल ट्रांच आ जाएगा। फाइनल यानी अगर मानिए 80% आ चुका है, आईटीसी नहीं मिलेगा, सीधा मिलेगा फुल। तो गुड्स रिसीव इन लॉट्स है। इन केस द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट या लॉट्स, नो प्रोपोर्शन आईटीसी। आईटीसी प्रोपोर्शन नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा जब आपका लास्ट लॉस इंस्टॉलमेंट या ट्रांचेज आ जाएगा। दूसरा, अगर बेटा आपने कुछ परचेजिंग करी, मेनली कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स पे डिप्रिसिएशन भी होता है। आप समझो, मानो 10 लाख का परचेज हुआ, उस पर जीएसटी है 1.8 लाख का 18%, तो टोटल पेमेंट हुआ 11,80,000। अब आप या तो 10 लाख को कॉस्ट मानिए, 1.8 लाख को आईटीसी ले लीजिए, या फिर आप पूरे 11,80,000 को कॉस्ट मान के डिप्रिसिएशन 1180 पे लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आप आईटीसी भी ले लो और उस पर आप डिप्रिसिएशन भी ले लो। दोनों में से कोई एक ही लोगे ना आप। आपने परचेज किया प्लांट मशीनरी 10 लाख, आईजीएसटी पे हुआ है 180। अब या तो आप कॉस्ट मानिए 10 लाख और इस पर डिप निकालिए और आईटीसी ले लीजिए 180, या फिर आप पूरे 1180 पे निकालिए कॉस्ट, इस पर डिप लीजिए और आईटीसी फिर नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आईटीसी भी मिल जाए और डिप भी मिल जाए, दोनों में से कोई एक मिलेगा जीएसटी अमाउंट पे। ये है बाबू मेन पॉइंट। दिस इज समथिंग, कई सारे केस होते हैं बाबू, कई बार सामान इंस्टॉलमेंट में आता है, आपके एग्जाम में दिया रहेगा। अगला है पेमेंट ऑफ इनवॉइस। सुनिए, एकदम खुले दिमाग से सुनिए। जीएसटी बाय डिजाइन रेसिपिएंट को फेवर करता है। सोचिए, देखिए, सप्लायर ने सामान दे दिया, अभी पैसा नहीं आया, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर उसको फिर भी टैक्स पे करना पड़ जाता है। रेसिपिएंट कुछ सामान भी मिल गया, बिना पेमेंट किए हुए फॉरवर्ड चार्ज के अंदर उसको आईटीसी मिल गया। तो गवर्नमेंट क्या देख रहा है कि रेसिपिएंट को बहुत फायदा है, तो सरकार ने रेसिपिएंट भाई जब भी आपका इनवॉइस नोट होगा उससे 180 डेज के अंदर आप पेमेंट कर देना। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम आईटीसी आपसे छीन लेंगे, और केवल आईटीसी नहीं छीनेंगे, आपको हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे 18% का फ्रॉम द डेट ऑन विच यू अवेल्ड द आईटीसी। इसमें बाबू थोड़े पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक मैंने बढ़िया चार्ट बनाया हुआ है, पेमेंट फॉर इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। ध्यान दीजिए, T0 को डेट ऑफ इनवॉइस है, बाद में आप रिसिपिएंट को रिसीट ऑफ इनवॉइस एंड गुड्स हो गया और रिसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया प्रोविजनल बेसिस पे। अब सरकार बोलता है बाबू इंपॉर्टेंट है, डेट चार्ट देखिएगा, बहुत दिमाग से बनाए। T0 से 180 डेज, 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। केस 1 में आपने पहले पे कर दिया, रेसिपिएंट पेज टोटल वैल्यू प्लस जीएसटी, ओके। बट अगर मानिए आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करा, गवर्नमेंट कहता है आप उस लायक नहीं हो बाबू कि आपको आईटीसी मिलना चाहिए था। जो आपने आईटीसी क्लेम कर लिया वो हम से छीन लेंगे। सर कितना छीनोगे? पूरा छीन लेंगे। अच्छा, मानिए आपने पार्ट पेमेंट किया, तो जितना आपने पेमेंट नहीं किया ना उसका प्रोपोर्शन छीन लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ द रेसिपिएंट फेल टू पे टू सप्लायर विद इन 180 डेज, अगर 180 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया,
such ITC shall be reversed proportionately and added to the outer tax liability of the month in which the 180 days expire. साझा इंटरेस्ट भी लगेगा कब से, एक सेकंड, 180 डेज काउंट करना है T0 से, इंटरेस्ट लगेगा जब से आपने ITC लिया है, फ्रॉम डेट ऑफ अवेलिंग ITC टिल द डेट ऑफ पेमेंट. अब बच्चा बोला सर कितना रिवर्स करोगे, तो दो फॉर्मूला है. देखिए, आपको GST तब मिलेगा अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया है. ये आपको हो गया फुल पेमेंट, तो अगर फुल पेमेंट कर दो आपको फुल GST मिल जाएगा. अब सरकार बोल रहा है कि हम आपसे कितना छीनेंगे, अमाउंट अनपेड. अमाउंट अनपेड क्या होता है, वैल्यू सप्लाई प्लस GST, ये आपका टोटल हो गया, माइनस पेड विद इन 180 डेज. इसे एक शॉर्टकट भी है, सिंपल, ITC रिवर्स्ड, अमाउंट अनपेड डिवाइड बाय 180 इंटू 18, मतलब ये आपका इंक्लूसिव हो गया. तो आपको जो फॉर्मूला सी लगता है, दोनों का आंसर बाबू सेम आएगा. क्लास के दौरान मैंने इसके लिए प्रॉपर इलस्ट्रेशन कराया था, आप देख सकते हो. अब मैं ये पूरा रिपीट करूं, इट विल टेक सम टाइम, बट अब देखिए मैंने इलस्ट्रेशन कराया था प्रॉपर, और आंसर दोनों का सेम आया था. देखिएगा, मैं ये देख लेता हूं, अमाउंट अनपेड डिवाइड बाई 180 इंटू 18, तो भी इतना रिवर्स करना था. और एक दूसरा तरीका क्या है, ITC डिवाइडेड बाई टोटल पेमेंट इंटू अनपेड अमाउंट. दोनों का आंसर डिट्टो सेम आता है. सिंपल सा पॉइंट है, 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देना. अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो जितना आपने अनपेड रखा है उसको हम इंक्लूसिव GST मान लेंगे और उतना GST आपसे छीन लेंगे. तो टोटल अमाउंट माइनस पेड डिवाइड बाई 118 इंटू 18 वो हम आपसे रिवर्स कर लेंगे. बट हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आया था उसे हम भूला नहीं बोलते हैं, उसका फिर ITC मिल जाएगा. इफ लेटर रिसिपिएंट पेज वैल्यू प्लस GST टू सप्लायर, आपको रीअवेल ITC हो जाएगा. और ये रीअवेल करने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है. कुछ केस में ये 180 डेज वाला कंडीशन नहीं है. फॉर एग्जांपल, बाबू रिवर्स चार्ज में, ये सब फॉरवर्ड चार्ज का किस्सा है. रिवर्स चार्ज में तो ITC मिलता ही तब है जब रिसिपिएंट ने सरकार को टैक्स पे कर दिया, टैक्स पेड, तो यहां भी नहीं लगेगा. दूसरा, अगर आप शेड्यूल 1 वाले हो, यहां पे तो कंसिडरेशन होता ही नहीं है, तो पेमेंट कहां से करोगे. तीसरा, आपको वैल्यू सेक्शन 15 में पढ़ाया जाएगा. कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रेसिपिएंट ने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया है. अब रेसिपिएंट थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है सप्लायर के बिहाफ पे, तो हम यही मानते हैं ना कि उसने सप्लायर को पेमेंट किया है, तो दोबारा पेमेंट तो करेगा नहीं. तो ये 3 कंडीशन है जहां पे 180 डेज वाला कंडीशन नहीं लगता है. कह सकते हो गोपाल, ये समझ में आया ये वाला प्रोविजन. क्या ये प्रोविजन बाबू समझ में आया. नहीं, अपने आप करना पड़ता है, बाई सेल्फ. अच्छा, अगर कोई सोच रहा है कि मैं बैठ के ये भी करा दूं, बाबू बस टाइम लग जाएगा. आप इसको ना पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. देख लेते मैं, आपने ITC ले लिया 15 जनवरी को 180 का, आपने कुछ भी पे नहीं किया, तो जैसे आपका 180 एक्सपायर कर जाएगा, हम आपका पूरा, देखिए कितना 180 आपको तब मिलता जब आप फुल पेमेंट करते 1180 का. आपने तो कुछ भी पे नहीं किया तो फुल रिवर्सल हो गया. अगर आप पार्ट पेमेंट करते तो अनपेड का रिवर्सल होता. सिंपल कॉन्सेप्ट है. आगे सरकार बोलता है कि बाबू ऐसा नहीं है कि आपको ITC जो मिलेगा वो कभी मिल सकता है. जिस भी साल की हम बात करेंगे एक टाइम लिमिट है. ये टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, अर्लियर ऑफ 2 डेट्स. एक फिक्स डेट है, एक फ्लेक्सिबल डेट है. मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट डेट ऑफ अवेलिंग ITC का 2 डेट है, एक फिक्स्ड एक फ्लेक्सिबल. बच्चा बोला सर फिक्स क्या है. फिक्स डेट है किसी भी साल का ऑडिट बाबू अराउंड सितंबर तक होता है. सरकार बोलता है कोई बात नहीं, तो जो
फिक्स डेट है वो है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो जिस साल की बात कर रहे हो उस साल का आईटीसी, अगर उस साल का इनवॉइस है उस साल आप बुक कर लीजिए, आईटीसी मिल जाएगा। और उस साल नहीं करो तो नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हो। कब तक? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज 20 अक्टूबर। ये फिक्स डेट हो गया। और दूसरा है फ्लेक्सिबल डेट, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। आपको पता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर होता है ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बट यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लास्ट डेट नहीं बोल रहा हूं। लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर मानो मेरा FY 21-22 है तो लास्ट डेट एनुअल रिटर्न का 31 जुलाई है। बट मैं क्या कह रहा हूं, अर्लियर ऑफ 2 डेट्स। एक तो ड्यू डेट जो कि फिक्स डेट है, और फ्लेक्सिबल डेट क्या है, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अब ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो ITC with respect to an invoice or debit note can be availed at any point before the earlier of due date of return for the month of September of next year 20 अक्टूबर। एंड यहां पे ड्यू डेट है तो ये फिक्स्ड है, यहां पे एक्चुअल डेट है तो ये फ्लेक्सिबल है। अर्लियर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल डेट। एग्जांपल के लिए सोचिए, आपका 21-22 का ड्यू डेट है बाबू 20 अक्टूबर। आपने रिटर्न फाइल किया एनुअल रिटर्न 30 नवंबर को, तो अर्लियर क्या होगा, 20 अक्टूबर। दूसरा ड्यू डेट तो फिक्स रहेगा। आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया 10 अगस्त को, तो लास्ट डेट क्या होगा, 10 अगस्त। अब इसमें ना एक अमेंडमेंट आया था, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। एक होता है इनवॉइस। कई बार इनवॉइस के बाद उस पर हम लोग डेबिट नोट इशू करते हैं। पहले का प्रोविजन बहुत बेकार था। पहले ना जो लास्ट डेट ऑफ डेबिट नोट था वो इनवॉइस से लिंक्ड हुआ करता था। अब बड़ा सिंपल सा है, अगर एक इनवॉइस है, इनवॉइस जिस महीने में जिस साल में आ रहा है उस साल का आप ड्यू डेट निकाल लेना। अगर मानिए उस इनवॉइस के कारण आपको बाद में डेबिट नोट इशू करना पड़ रहा है, तो डेबिट नोट जिस साल में इशू होगा उस साल में उसका लास्ट डेट निकलेगा। मतलब डेबिट नोट का अलग होता है, इनवॉइस का अलग होता है। ये लिंकेज नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं, अच्छा एग्जांपल है, हरक्यूलिस मशीनरी आपको सामान दे रहा है। देखिएगा जनवरी में 28 जनवरी, तो जो इनवॉइस है, कहां लिखूं मैं, इनवॉइस है वो 28 जनवरी 22 है, दैट इज FY 21-22। अंडरटूक ट्रायल रन, अमाउंट चार्जेबल पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी वॉज कवर्ड इन अ डेबिट नोट। तो बाद में कुछ और खर्चे हुए पोस्ट डिलीवरी, उसके लिए डेबिट नोट आया मंथ ऑफ अप्रैल 22। तो जो डेबिट नोट था, डेबिट नोट वो अप्रैल 22 में आया, तो दैट वाज फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब सिंपल से ये पॉइंट है कि बाबू इसका अलग निकलेगा, जो इनवॉइस का है उसका आपका 20 अक्टूबर हो जाएगा लास्ट डेट, और जो डेबिट नोट का है वो तो अगले साल आ रहा है, तो इसका देखेंगे फिर 23 में चला जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो डेबिट नोट का लास्ट डेट है वो डिपेंड नहीं करता है ओरिजिनल इनवॉइस से, दोनों का इंडिपेंडेंट है। जब जो इश्यू होगा उस साल का आप लास्ट डेट देख लीजिएगा। और ये टाइम लिमिट है ये अवेलमेंट का है बाबू, ये सब ना बहुत छोटा पॉइंट है, अवेलिंग है। दिस डज नॉट अप्लाई ऑन री अवेलिंग, यानी देख लो, अगर आप री अवेल करते हो तो टाइम लिमिट नहीं लगता है। दैट्स इट, आपका सेक्शन 16 हो गया। आपका सेक्शन 16 बाबू समाप्त हो गया। बाबू टैक्स का दिव्यास्त्र आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सेक्शन 16, सेक्शन 17। ये क्या बोलता है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि भाई देखो, अगर मैं इनवर्ट सप्लाई लेता हूं, मैं उसका आउटपुट सप्लाई करता हूं या उसको बिजनेस यूज करता हूं, मुझे 100% मिल जाएगा। अगर मैं इनवर्ट सप्लाई लेता हूं, उसका मैं एग्जेम्प्ट
या नॉन टैक्सेबल या नॉन बिजनेस यूज करता हूं, उसका आईटीसी बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर मैं पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल कर रहा हूं, यानी कॉमन वाला कर रहा हूं, तो पहले अवेल कर लीजिए, बट जितना भी नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आप यूज करोगे, उसको आप प्रोपोर्शनेटली रिवर्स कर दीजिए। तो जो इनवर्ट सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, अगर एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड या बिजनेस पर्पस के लिए यूज या इंटेंडेड बी यूज, आपको पूरा मिल जाएगा। अगर एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर पार्टली टैक्सेबल या जीरो रेटेड, अच्छा जीरो रेटेड का बाबू मैं आपको अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में, पार्टली बिजनेस पर्पस एंड पार्टली एग्जेम्प्ट नॉन बिजनेस कॉमन आईटीसी, तो आपको आईटीसी मिलेगा केवल उन इनवर्ट सप्लाई के लिए जिसका हम यूज कर रहे हैं टैक्सेबल पर्पस या जीरो रेटेड। यानी जो आपका, अगर आपने एक ऐसा आईटीसी अवेल कर लिया जिसका यूज आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए करोगे, आपको बाबू प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा। इसका डिटेल प्रोविजन आपके सिलेबस में नहीं है। साथ ही साथ एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है यह हमने आपको डिटेल में करा दिया चैप्टर नंबर 4 में, यहां कराने का जरूरत नहीं है। जीरो रेटेड मैं आपको बता देता हूं। जीरो रेटेड का मतलब होता है वो एक ऐसा सप्लाई, सुनेगा, एग्जाम सप्लाई में आप ऑटो टैक्स चार्ज नहीं करते हो, आपको आईटीसी भी नहीं मिलता है। जीरो रेटेड का मतलब हुआ कि आप ऑटो टैक्स चार्ज नहीं करोगे बट फिर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये केवल दो किस्म होता है जहां पे गवर्नमेंट को ना फॉरेन करेंसी का लालच है, तो सरकार बोलता है अगर कोई एक्सपोर्ट्स वाला है या कोई एसईजेड वगैरह है, उनको सप्लाई कर रहे हो, उनको मिलेगा जीरो रेटेड। यहां पर ऑल्दो ऑटो टैक्स चार्ज नहीं होगा बट फिर भी बाबू आईटीसी मिल जाएगा। यानी इवन दो ऑटो टैक्स इज नॉट चार्ज, स्टिल द आईटीसी शैल बी अलाउड। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन में क्या होता है, ऑटो टैक्स नहीं, आईटीसी भी नहीं। जीरो रेटेड में ऑटो टैक्स नहीं बट आईटीसी मिल जाता है। ये एग्जांपल अब उतना रेलेवेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो। ये देखिए सेक्शन 17(4), ये बैंक्स के लिए। बैंक को क्या बोला गया कि देख भाई बैंक, आप दुनिया भर के इनवर्ट सप्लाई लेते हो, दुनिया भर के आउटवर्ड सप्लाई करते हो। आपको पता है बैंक के कई सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट होते हैं, कई सारे टैक्सेबल होते हैं। तो या तो बैंक आप अपना पूरा आईटीसी ले लो और बाद में आप इसका एग्जाम्प्ट सप्लाई भी करोगे, टैक्सेबल भी करोगे, तो पहले आप अवेल कर लीजिए और दूसरा आप रिवर्स कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम सप्लाई। या तो ये कीजिए, इसमें बहुत टाइम लगेगा, या फिर ऑप्शन है, ऑप्शन क्या बोलता है कि आप बैंक होना, आप कई सारे सप्लाई लेते हो, जितने आप थर्ड पार्टी से सप्लाई ले रहे हो 50% आईटीसी ले लिए, दैट्स इट। अब आपको यहां पे आप एग्जाम सप्लाई कीजिए, टैक्सेबल सप्लाई कीजिए, आपको रिवर्सल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक और पॉइंट है, जो 50% हम आईटीसी कर रहे हैं वो आप केवल थर्ड पार्टी, अगर मानो एसबीआई है, वो अपने बाकी ब्रांचेस से, अदर ब्रांचेस से, डिस्टिंक्ट पर्सन से ले रहा है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, वहां पे तो 100% मिलेगा। जो थर्ड पार्टी से सर्विस ले रहे हो, वहां पे आप शुरू में ही एक मोटा मोटा 50% आईटीसी बुक कीजिए, फर्दर रिवर्सल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो तरीका है, या तो पहले 100% बुक कीजिए और फिर प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कीजिए, या फिर शुरू में ही बाय डिफॉल्ट आप 50% आईटीसी अवेल कर लीजिए, लेट द रिमेनिंग 50% विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी लैप्स। तो अवेल 50% of eligible ITC, remaining 50% shall lapse. The restriction of 50% shall not apply to tax paid on suppliers to another registration within the same entity. तो अगर एक बैंक अदर ब्रांचेस को कर रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन को कर रहा है, तब तो 100% मिलेगा। ये रिस्ट्रिक्शन जो 50% का वो केवल थर्ड पार्टी के लिए। और जब आपने एक्सरसाइज कर लिया तो उस साल में जब भी आपने एक्सरसाइज करोगे, रिमेनिंग पीरियड में आप उसे रिवोक नहीं कर सकते। दैट्स इट। हाँ, बैंक के लिए थोड़ा सा एक रिलीफ मिल गया। बैंक में वैसे ही बर्डन बहुत ज्यादा है, आरबीआई का बहुत ज्यादा रेगुलेशन होता है, तो जीएसटी ने थोड़ा सा माफी दे दी। अगला बाबू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 17 सबसेक्शन 5, दैट इज योर ब्लॉक्ड क्रेडिट। इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, एक मूवी आई थी इंसेप्शन मूवी थी बाबू, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टाइटैनिक वाले की। उसमें क्या था, एक स्लीप के अंदर स्लीप, एक मल्टीपल स्लीप पैटर्न थी, बहुत कॉम्प्लेक्स मूवी है। उसका भोजपुरी वर्जन आया, उसका नाम दिया गया सपनिया में सपनिया
में सपनिया। माय गॉड, ये क्या है सर? सुनिए, जनरल लॉ ये बोलता है कि अगर आपने इनवर्ट सप्लाई लिया तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। इसके एक्सेप्शन है ब्लॉक क्रेडिट, यानी कुछ ऐसे सप्लाई हैं जिस पे क्रेडिट ब्लॉक्ड हो गया, जिसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बट मजे की बात क्या है कि जो ब्लॉक्ड है ना बाबू, उसका भी एक्सेप्शन, यानी इवन अगर ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसका भी आईटीसी मिल सकता है। मैं कुछ बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछिएगा पहला, क्या ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक क्रेडिट में है? अगर ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर ब्लॉक्ड में है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बट फिर पूछिए स्टेप नंबर 2, देखिए कैसे, ये कहीं लिख लीजिएगा प्लीज सारे बच्चे। स्टेप नंबर 1, वेदर इनवर्ट सप्लाई कवर्ड अंडर 17.5 ब्लॉक क्रेडिट। आप बोला यस, आप बोला नो। अगर ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है तो आईटीसी अलाउड। अगर आप बोला यस 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 ब्लॉक क्रेडिट में कवर्ड है तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब आएगा स्टेप नंबर 2, वेदर सच सप्लाई covered under exception to blocked credit. That's it. तो स्टेप 1 क्या बोलता है? Whether inward supply covered under section 17.5, और बोला yes. स्टेप नंबर 2 बोलता है whether such supply is covered under the exception to the blocked credit. आपने बोला yes, यानी ब्लॉक क्रेडिट के भी एक्सेप्शन में आ गया, अगेन आईटीसी मिल जाएगा। और नो, अब बाबू जाके आईटीसी ब्लॉक होगा। प्लीज रिमेंबर दिस, गवर्नमेंट मेनली आपको ब्लॉक नहीं करना चाहता है, गवर्नमेंट केवल खास चीजों को ब्लॉक करना चाहता है। तो गवर्नमेंट आपको देखो आईटीसी अलाउड, आईटीसी अलाउड, गवर्नमेंट चाहता है कि आईटीसी अलाउ हो जाए। आगे विवेक बाबू, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है, वो एग्जाम में ना कभी तक आया था ना कभी आएगा, इंस्टीट्यूट ने भी हटा दिया। सबसे पहले जो ब्लॉक क्रेडिट है वो हमें पढ़ना है मोटर व्हीकल। यानी अगर आपके पास मोटर व्हीकल आ गया, आप सबसे पहले पूछिएगा क्या भैया मोटर व्हीकल कवर्ड है। अब मोटर व्हीकल जो ब्लॉक क्रेडिट में कवर्ड है वो केवल कौन सा कवर्ड है? 4 व्हीलर या 2 and 3 व्हीलर एक्सीडिंग 25 सीसी, ये वाले ब्लॉक्ड है, और वो पैसेंजर वाले। यानी जितने भी गुड्स के हैं फुल आईटीसी, जितने भी छोटे मोटे हैं फुल आईटीसी। तो अगर अदर व्हीकल्स है आईटीसी ऑलवेज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज। रेलवे, ट्रक, डंपर, टिप्पर, आजकल जेसीबी खूब चल रहा है, बुलडोजर, सब इवन 2 या 3 व्हीलर अप टू 25 सीसी अलाउड है, बाइसिकल अलाउड है। ब्लॉकेज किसमें है? ब्लॉकेज है केवल 4 व्हीलर और 2 या 3 व्हीलर, वो भी उसमें जिसका सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पीपल है। यानी अगर बस है बड़ा वाला एक्सीडिंग 13, ये तो बहुत ब्लॉक्ड है ही नहीं। तो जो ब्लॉकेज वाला कॉन्सेप्ट है स्टेप नंबर 1, वो केवल किस पे है? पैसेंजर व्हीकल, 4 व्हीलर, 2 या 3 एक्सीडिंग 25 सीसी, जिसमें नंबर ऑफ पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 लोग हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनोवा परचेज हुआ है तो घबराना मत। अगर इनोवा परचेज हुआ, इनोवा या कोई होंडा सिटी या बीएमडब्ल्यू, वो ब्लॉक्ड है। अब अगला क्वेश्चन पूछोगे, इवन ये जो 13 सीटिंग कैपेसिटी वाले हैं इसको भी हम एग्जाम कर देंगे या आईटीसी अलाउ कर देंगे अगर ये 3 स्पेशल काम यूज हो रहे हैं। क्या क्या? आप एक डीलर हो, आपने कार परचेज किया और आपने कार बेचा, ऑल्दो 4 सीटर है, फिर भी आराम से आपका आईटीसी मिल जाएगा। तो ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, यानी ब्लॉक्ड क्रेडिट का भी एक्सेप्शन, इस पर ज्यादा फोकस करना है। इन द फॉलोइंग केसेस द आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल हैविंग सीटिंग कैपेसिटी अप टू 30, मतलब जो ब्लॉक्ड क्रेडिट था उसको भी अलाउ कर देंगे अगर परचेजर आगे बेचा, या आप इसको कैब सप्लाई का यूज कर रहे हो, या आप इसको यूज करके आप टैक्सेबल ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हो। फॉर द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, यानी डीलर, मोटर व्हीकल का डीलर,
मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप कैब चला रहे हो, या मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच व्हीकल, यानी ब्लॉक्ड वाला का भी बाबू एक्सेप्शन हो जाएगा। सिमिलरली जो वेसल यानी जो शिप हुआ, एयरक्राफ्ट, ये ब्लॉक्ड है, वेसल या एयरक्राफ्ट ये ब्लॉक्ड है, बट अगर वो 3 पर्पस हो या गुड्स के लिए हो तो आईटीसी अलाउड है। तो अगेन ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तीसरा, अगर मानिए आप एक गाड़ी चलाते हो, आप जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर की सर्विस दे रहे हो, तो अगर ये जो सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल, अब अगर जो मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल है, अगर उस पे आईटीसी मिल गया है तो इन सर्विस का भी आईटीसी मिल जाएगा। अगर जो मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल उन पे आईटीसी नहीं मिला है तो इनके सर्विसेज पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी सर्विसेज का आईटीसी लिंक्ड है ऑन द आईटीसी ऑफ द मेन व्हीकल। तो अगर ये सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर का विथ रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड, अगर आईटीसी ब्लॉक्ड है वेसल वगैरह पे तो आईटीसी ऑफ द सर्विसेज भी ब्लॉक्ड है, इसे बोलेंगे इनएलिजिबल असेट। अगर एक ऐसे व्हीकल पे है जिसका आईटीसी अलाउड था तो सर्विसेज मिल जाएगा। और इसी का एक ये और एक्सेप्शन है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो या आप एक ऐसे पर्सन हो जो इसी बिजनेस में हो, मतलब मैं एक सर्विस सेंटर चलाता हूं कार का, मैंने ये सर्विस लिया, सर्विसिंग का सर्विस, और मैं आगे सर्विसिंग का दे रहा हूं, मुझे आईटीसी मिल जाएगा, यानी ये भी बाबू एक्सेप्शन हो गया। इससे सर्विसेज आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल या टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन फर्दर सप्लाई, तो ये अगेन ब्लॉक ट्रेड का बाबू एक्सेप्शन होगा, आईटीसी आपको मिल जाएगा। बाकी केसेस में बाबू आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कई सारे इलस्ट्रेशंस हैं, ये आप देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ब्लॉक्ड होगा। चैरिटेबल पर्पस क्या होता है बाबू, ब्लॉक्ड होगा। अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट में फंस रहा है, उसे बचने का 3 ही तरीका है, या तो आप खुद डीलर ऑफ व्हीकल हो, या आप उसको कैब सर्विस चला रहे हो, या आप उस पर ड्राइविंग स्किल दे रहे हो, तो माफ हो जाएगा, वरना माफ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग। अब देखो इसको याद करना कैसे करना है, शादी के एंगल से याद कीजिएगा। चाहे कोई भी इंसान खाना पीना, आउटडोर केटरिंग, वहां पे ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब होता है। अब अगर मानिए, इसका एग्जांपल है, मानिए एक स्टूडेंट है, वो बहुत बढ़िया बंगाली है भाई, मस्त रसगुल्ला बनाता है, मैं केटर वाला हूं। अब मेरा वैसे तो खाना बहुत अच्छा है, बट मेरा रसगुल्ला अच्छा नहीं बनता है। अब मैं अपने स्टूडेंट से, सुनिएगा था, वो भी रसगुल्ला बनाता है, मैंने रसगुल्ला खरीदा और वैसे रसगुल्ला ब्लॉक्ड है, मैं एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं, मेन एक्सेप्शन है। अब मैंने उस बच्चे से रसगुल्ला खरीदा और मैं अपने बाकी केटरिंग की मिठाई के साथ उसको बेच दिया, सर्विस लिया या गुड्स दिया, आगे बेच दिया, आईटीसी मिल जाएगा मुझे। वैसे ब्लॉक्ड है बट यहां मिल जाएगा। या मैंने वो रसगुल्ला लिया, मैं उसको मिक्स सप्लाई बेच दिया, या मैंने रसगुल्ला लिया और मैं आगे रसगुल्ला बेचता हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मिठाई खरीद के रेडीमेड आगे बेचते हैं। तो अगर आपने ये इनवर्ट सप्लाई को लिया फॉर प्रोवाइडिंग आउटर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी, रसगुल्ला खरीद के रसगुल्ला बेचना, पार्ट ऑफ कॉमर्शियल सप्लाई रसगुल्ला खरीद के केटरिंग सर्विस देना, या पार्ट ऑफ मिक्स सप्लाई रसगुल्ला विद अदर गिफ्ट, यहां पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। या अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया है रिमोट एरिया है, खाना खिलाना मैंडेटरी है, इंश्योरेंस देना मैंडेटरी है, अगर सरकार ने ऑब्लिगेटरी बोल दिया है तो गवर्नमेंट अगर प्रमोट करना चाहता है तो वहां पे आईटीसी मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर मानिए रेंटिंग, या आपको एक मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल हायर करना है, गवर्नमेंट बोलता है कि देखिए सर, अगर जिसको आप हायर करना चाह रहे हो, अगर उस वेसल पे आईटीसी मिल रहा है तो आपका रेंटिंग भी आईटीसी मिल जाएगा। यानी अगर मैं एक बस ले रहा हूं या मैं ट्रक ले रहा हूं, अब इन दोनों पे आईटीसी मिल जाता है। चूंकि मेन व्हीकल पे आईटीसी मिल जाता है, इन दैट सिनेरियो इवन हायरिंग या रेंटिंग पे भी आईटीसी मिल जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा,
अगर मैं एक इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट ले रहा हूं जिस पर आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो आइडियली तो सब ब्लॉक्ड होना चाहिए, बट अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट वेसल इज अलाउड, यानी इसको बोलेंगे एलिजिबल। तो अगर व्हीकल पे आईटीसी था तो रेंटिंग पे ही मिल जाएगा, और अगर आईटीसी ऑन इन एलिजिबल इज नॉट अलाउड तो यहां पे दो केस बन जाएगा, दो केस, केस नंबर ए, केस नंबर बी। इज द कंडीशन ऑफ 5.4। 5.4 क्या होता है? मैं रेंटिंग सर्विस लेके आगे रेंटिंग दे रहा हूं तो बाबू मुझे आईटीसी मिल जाएगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बस हायर किया, अब बाबू बस पे तो ये तो 17.5 में फॉल ही नहीं होता है, तो इसे एलिजिबल है, आईटीसी मिल जाएगा। प्लीज कंफ्यूज मत होगा टूट से। बस पे ब्लॉकेज है ही नहीं, इनोवा पे ब्लॉकेज है। अब मैं एक्सेप्शन देखूंगा। अब इनोवा का एम्प्लॉय ऑन टूर, ये वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। दूसरा इनोवा है, ये भी 17.5 में है, बट इसको मैं लेकर रेंट दे रहा हूं, तो मैंने हायर किया और आगे हायर पे दे दिया, तो बाबू आईटीसी अलाउ हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 स्टेप्स है। पहला, क्या 17.5 लगता है कि नहीं। दूसरा, अगर 17.5 लगता है तो क्या एक्सेप्शन में बच सकते हो, बच जाओगे तो आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर वगैरह है, ट्रैवल बेनिफिट, वैसे तो बाबू आईटीसी मिलेगा नहीं, बट अगर सरकार कह रहा है और गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी कर दिया तो आईटीसी वो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बच्चों वाला पॉइंट है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सुनिए ध्यान से। इमोल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच इज कैपिटलाइज्ड। तो अगर एक इमोल प्रॉपर्टी है जो कि कैपिटलाइज हो गया है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स सो सिंपल कॉन्सेप्ट। पहले देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए। अगर प्लांट मशीनरी के लिए है, बाबू प्लांट मशीनरी को ना प्रमोट मार रहा है, प्लांट मशीनरी के लिए प्रमोट मार रहा है, तो प्लांट मशीनरी के लिए हम आईटीसी अलाउ कर देंगे। बट अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन रहा है, वहां पर ब्लॉक्ड है। बट अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेकर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेकर कोचिंग टैक्सेबल सर्विस दे रहे हो, कोचिंग का, आईटीसी नहीं मिलेगा। सरकार क्या बोला, ब्लॉकेज के लिए क्या है, इमोल प्रॉपर्टी होना चाहिए, लैंड बिल्डिंग होना चाहिए, एंड अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेकर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिए तो माफ है, आईटीसी मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। इफ सच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज यूज एज इनवर्ट सप्लाई फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सेम लाइन, ये वाला याद रखिएगा, तो आईटीसी अलाउ होगा, बाकी में आईटीसी अलाउ नहीं होगा। प्लीज, बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है। अगर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया, अपना ऑफिस बनाया और आगे मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, तो भी मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सेम कैटेगरी होना चाहिए। साथ ही साथ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तभी ब्लॉक होता है जब उसे हम कैपिटलाइज करते हैं, अगर कैपिटलाइज नहीं है तो आईटीसी मिल जाएगा। रिपेयर रिनोवेशन, बाबू इन सब का आईटीसी मिल जाता है। और अगर आपने कोई टेलीकम्युनिकेशन टावर या पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर बनाया है, उसका आईटीसी नहीं मिलता है, ये अलग से याद कर लीजिएगा। कोई भी अगर फैक्ट्री वगैरह के बाहर अगर आप कोई भी टेलीकम्युनिकेशन लाइन या पाइपलाइन बिछा रहे हो, उसका आईटीसी नहीं मिलता है। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि मानिए मैं घर बनवा रहा हूं, अब घर बनाने के लिए मैं कई सारे सर्विसेज लेता हूं, ठीक है। अब अगर ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज कैपिटलाइज हो रही हैं और मैं खुद के घर के लिए बना रहा हूं, ब्लॉक्ड है, केवल तब माफ होगा या तो प्लान मशीनरी में तो ब्लॉक करना नहीं है, प्लान मशीनरी को प्रमोट करना होता है, उसका आईटीसी अलाउड होता है। बट अगर ये घर के लिए तो अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए कर रहा हूं तो आईटीसी अलाउड होगा, वरना टैक्स ब्लॉक हो जाएगा। तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्ड है बाय प्रोक्यूरिंग गुड्स एंड सर्विस विदाउट अवेलिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब आईटीसी कैसे होगा, अगर प्लान मशीनरी है आईटीसी अलाउड है, अगर कंस्ट्रक्शन है खुद के घर के लिए आईटीसी ब्लॉक्ड है, इवन इफ द बिल्डिंग इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। खुद का बिल्डिंग ब्लॉक्ड है, अगर क्लाइंट के लिए तो आईटीसी मिल जाएगा। और अगर ये कैपिटाइज नहीं हुआ तब तो ये पॉइंट लगता ही नहीं है, आईटीसी मिल जाता है। ब्लॉक तब होता है जब आपका आईटीसी या जब आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप कैपिटलाइज कर देते हो। इसके अलावा कुछ और भी हैं 75 में। फॉर एग्जांपल, मैंने परचेजिंग की और मैं सेल्फ कंज्यूम कर गया, पर्सनल पर्पस यूज कर लिया, मैंने गिफ्ट वगैरह दे दिया, कॉम्पोजिशन वाला है, उन सब में बाबू आईटीसी ब्लॉक्ड है। इनवर्ड सप्लाई यूज्ड टू मेक आउटवर्ड सप्लाई व्हिच इज चार्ज टू टैक्स अंडर आरसीएम। ये हमने पढ़ा नहीं था जीटीए में,
ऑथर में, कि अगर मैं एक इनवर्ड सप्लाई लेता हूं और मैं आगे सर्विस देता हूं आउटवर्ड जो टैक्सेबल है अंडर आरसीएम, यानी मैं तो चार्ज नहीं कर रहा हूं ना आउटवर्ड, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, कॉम्पो टैक्स नहीं मिलता है, पर्सनल यूज नहीं मिलता है, गिफ्ट वगैरह नहीं मिलता है। बट स्टार्ट मान लीजिएगा, अगर शेड्यूल 1 में चला गया तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। फ्रॉड वगैरह के केस में भी नहीं मिलता है। अगर आप एनआरटीपी हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कल, इसमें अगर एनआरटीपी को वैसे आईटीसी नहीं मिलता है, बट अगर ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं ना तो मिल जाता है। तो एनआरटीपी को नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलता है, बट अगर ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो आईटीसी बाबू इनको मिल जाता है। दैट्स इट बाबू। कोई भी डाउट है एक बार पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया शहजाद। विवेक कह सकते हो बाबू, ट्रक जो है वो तो 17.5 में आता ही नहीं है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ट्रक को तो ब्लॉक किया ही नहीं गया, ब्लॉक किया गया पैसेंजर व्हीकल अप टू 13 वाला। कह सकता है भाई सरकार, गोपाल, गवर्नमेंट कुछ भी कह सकता है, आपके एग्जाम में दिया रहेगा। किसी फैक्ट्री में वो हो सकता है कि बोल दे, फैक्ट्री वगैरह में वो बोल सकता है कि एक पर्टिकुलर मेंबरशिप है, वहां पे आप जैसे मानो कोई रिमोट एरिया में काम कर रहा है, कोई बहुत ही टफ एरिया में काम हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, वो बोल सकते हैं कि लोकल एक मेंबरशिप है, आप इनको मैंडेटरी कुछ दिन का छुट्टी दो। हो सकता है सरकार बोलेगा तो बोलेगा। बाबू कैपिटलाइज करेंगे तो आईटीसी, अगर कैपिटलाइज नहीं करोगे तब तक ब्लॉक क्रेडिट में फंसोगे ही नहीं, तब तो आईटीसी मिल ही जाएगा। ब्लॉक क्रेडिट में तभी फंसोगे जब उसको आपने अपने बुक्स में कैपिटलाइज मारा है। और कोई डाउट किसी को? हम लोगों ने सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17 हमने दो बाबू कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेक्शन नंबर 18। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। बट इसको पढ़ाने के पहले मुझे ना रजिस्ट्रेशन चैप्टर कराना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए शिवम भाई, जो कर रहे वो कर लो ना पहले। अगर आप सब कुछ एक ही साथ करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। एक चीज जो कर रहे हो पहले वो कर लो, बाकी बाद में नंबर आएगा। देखिए आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए सेक्शन 22 या 24 के अंदर। अच्छा, तो विद इन 30 डेज आपको सरकार बोलता है आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप एक अच्छे बच्चे की तरह आपने अप्लाई कर दिया, अच्छा बच्चा, अगर आपने एक अच्छे बच्चे की तरह अप्लाई कर दिया तो भले आपको सर्टिफिकेट बाद मिलेगा, आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम उस दिन का मान लेंगे जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हो। ये वाला हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए, पहले इतना ध्यान दीजिए। अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए, आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट था, सरकार बोलता है विद इन 30 डेज अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया, आप अच्छे बच्चे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है कि भले आपको ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा, हम आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो डेट मान लेंगे जिस दिन आप लायबल हुए थे। फायदा क्या होगा आपको? जो भी यहां पर गुड्स स्टॉक पड़े होंगे, सोचिए, देखिए, जो भी आप स्टॉक पड़ा होगा इन पे आपने आईटीसी पे करा होगा आपको, बट आईटीसी मिलता नहीं होगा क्योंकि आउटो टैक्स आप करते नहीं थे। अगर हम आपका T0 को आईटीसी मान लेंगे, रजिस्ट्रेशन मान लेंगे, तो अब आप आउटो टैक्स भी चार्ज करने लगोगे तो आपको बाबू आईटीसी मिल जाएगा। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? इफ यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट विल बी डेट ऑन विच द टैक्स पेयर बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आप लायबल हुए उसी दिन आपको हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लेंगे। Such person is eligible to avail ITC on the stock held on the date preceding the effective date of registration। तो आपको बाबू हम ये मानते हैं कि जितना भी आपका स्टॉक यहां पे खड़ा है उन सबका आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा,
आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आपने आफ्टर 30 रजिस्ट्रेशन अप्लाइड फॉर आफ्टर 30 डेज आप लायबल हुए, आपने अप्लाई किया बाद में, आपको बोलेंगे गंदा बच्चा। तो एक तो आपका रजिस्ट्रेशन डेट, ग्रांट और सर्टिफिकेट ले लेंगे और आपको कोई भी आईटीसी वगैरह नहीं मिलेगा। तीसरा वॉलंटरी, सगा बोला बेटा तुम तो लायबल भी नहीं थे, तुमने फिर भी रजिस्ट्रेशन ले लिया, कोई बात नहीं, जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन जितने भी आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, स्टॉक्स, उन सबका हम आईटीसी आपको दे देंगे, उन सबका आईटीसी आपको हम दे देंगे। अब देखिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस इनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। अब इसको ना पढ़ना कैसे है, इसको दो पार्ट में तोड़िए। ये है न्यू वाले और ये हैं एग्जिस्टिंग वाले। आपको यहां पर एक बाउंड्री बनाना है। अगर आप न्यू वाले हो, न्यू वाले मतलब पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज और बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, या आप वॉलंटरी वाले हो। सरकार बोलता है जितने भी स्टॉक्स थे, वो फिनिश गुड्स हो, WIP हो या इनपुट के फॉर्म में हो, जो भी आपके पास आउटस्टैंडिंग है ऑन द डेट प्रीसीडिंग द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जितने भी आउटस्टैंडिंग है ऑन द डेट प्रीसीडिंग द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उन सबका आईटीसी मिल जाएगा। बस ये याद रखिएगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता है न्यू वालों को। entitled to avail ITC on the input held in stock as such and input contained in semi finished, मतलब किसी भी फॉर्म में हो, रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड हो या फिनिश्ड गुड्स हो, on the date immediately preceding the effective date of registration. No ITC allowed on capital goods acquired prior to effective date of registration in case of new registrations. तो कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप पहले कॉम्पो में थे, अब आप रेगुलर में आ रहे हो, या पहले आपका एग्जाम सप्लाई था, अब टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, तो पहले जब आप कॉम्पो में थे तो आपको आईटीसी नहीं मिलता था, अब आप रेगुलर में आओगे तो अब आप आउटो टैक्स चार्ज करोगे, आपको आईटीसी मिलेगा। तो जो भी आपका इफेक्टिव डेट होगा, जिस दिन से आप आउटो टैक्स चार्ज कर रहे हो, उसके प्रीसीडिंग डेट पे जितने भी स्टॉक्स पड़े हैं उनका आईटीसी मिल जाएगा। और इसमें समझदार वाला पॉइंट होता है कैपिटल गुड्स का। तो एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी ऑन द इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एज सच, इनपुट कंटेनिंग सेमी फिनिश्ड, फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, इसको भी होल्ड कीजिएगा, ऑन द डेट इमीडिएट प्रीसीडिंग द इफेक्टिव डेट ऑफ, जिस दिन आप आउटो टैक्स चार्ज करोगे। आराम से करते हैं। मानिए आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया 5 जून को, रजिस्ट्रेशन मिला 22 जून को, तो 21 जून को जितना भी आपके पास स्टॉक है उनका आईटीसी मिल जाएगा, जिस दिन कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। अगर आपने लायबल फॉर 1 अगस्त हो, आपने 15 अगस्त को ऑब्टेन किया, तो विद इन 30 डेज, तो आपका हम इफेक्टिव डेट मानेंगे 1 अगस्त, एक दिन पहले 31 जुलाई को जो भी होगा आईटीसी मिल जाएगा, स्टॉक्स का, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। मजा कब है इस वाले में, कैपिटल गुड्स का। सुनिए, मैं आपको एक बढ़िया से चार्ट कराता हूं, पेज 132। विवेक भाई, आई थिंक बाबू, एक सेकेंड, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं, कुछ लोग ना तेज बनने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सुनिए, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स बाबू जस्ट लाइक स्टॉक काम करता है। मतलब भले आपको डिप्रिसिएशन 10 साल मिलेगा, प्लीज रिमेंबर दिस, जीएसटी के अंदर 100% आईटीसी ऑन द एलिजिबल कैपिटल गुड्स तुरंत मिल जाता है। तो जब आप परचेज करते हो उसी साल आपको पूरा आईटीसी मिल जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका लाइफ हम 5 साल मानते हैं, भले एक्चुअल लाइफ कितने भी साल का हो, जीएसटी के अंदर 5 साल होता है। इसका मतलब ये होता है कि आज अगर मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने एक लैपटॉप खरीदा ऑफिस के काम के लिए, 100% आईटीसी में बुक कर लूंगा। बट गवर्नमेंट ये बोलता है कि बेटा इसको 5 साल अच्छा यूज करना, क्योंकि जीएसटी के अंदर इसका हम लाइफ 60 महीने 5 साल मानते हैं। तो किशन कुमार परचेज प्लांट मशीनरी ऑफ 100 करोड़, पेड जीएसटी ऑफ 18 करोड़, 18% पे, यूजफुल लाइफ 10 साल है। अंडर जीएसटी एंटायर आईटीसी अलाउ हो जाएगा इन द ईयर ऑफ परचेज, जब परचेज पूरा मिल जाएगा। और जीएसटी के अंदर हम आपको यूजफुल लाइफ मानेंगे 5 साल, यानी आपको 5 साल तक होल्ड करना है। अब सुनिए ध्यान से बाबू, ये ना प्लीज डायग्राम आप बना लीजिएगा, बनाना होगा तो
आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग एकदम क्लास का आपको बता रहे हैं। पहले आप कॉम्पो में थे, तो ये क्या हो गया, नालायकी वाला पीरियड। नालायकी मतलब जब आप कॉम्पो में थे या एग्जाम सप्लाई थे, आप इनपुट टैक्स पे करते थे बट आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करते थे। तो कैटेगरीज परचेज हुआ, जीएसटी पे हुआ, बट आईटीसी नहीं मिला। अब आपका तो लाइफ 5 साल का है, 60 महीने। अगर मानो बीच में आप कॉम्पो से सेक्शन 9 में चले गए या एग्जाम से टैक्सेबल में चले गए, तो अब आप क्या बोलोगे, सर अब तो हम आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, हमें आईटीसी दीजिए। अब सरकार बोलेगा कि देख किशन, 18 करोड़ का आईटीसी कब मिलता, अगर आप उसे 5 साल होल्ड करते, आपने बहुत समय तो गुजार दिया, तो हम आपको पूरा 18 करोड़ तो नहीं देंगे, जो आपका इनएलिजिबल पीरियड था ये वाला, इसका उड़ा दीजिए। सर कैसे उड़ाएंगे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर। बच्चों सर ये कैसे आया, आपको ये मैंने डिटेल में कराया था। 5 साल में 100% आईटीसी, 5 साल मतलब 60 मंथ में 100% आईटीसी, 60 मंथ मतलब 20 क्वार्टर में 100% आईटीसी, मतलब एक क्वार्टर में 5% आईटीसी। तो जो भी आपका इनएलिजिबल पीरियड था, उस पर क्वार्टर आप 5% बाबू कम करते हुए जो बच गया वो आपका एलिजिबल पीरियड के लिए आपको आईटीसी मिल जाएगा। सर एग्जांपल करा दो, देखिए एबीसी लिमिटेड परचेज 1 प्लांट मशीनरी फॉर 20 लाख, इनपुट टैक्स मान के चलिए 3 लाख। Asset was being used for exempted goods. After 1 year, 2 months and 10 days, it is used for taxable. तो जब इनिशियली परचेज हुआ था तब तो आईटीसी मिला नहीं, बट आप देख रहे हो ये 14 मंथ एंड 10 डेज, कितने क्वार्टर हुए, क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर 5 क्वार्टर। तो ये 5 क्वार्टर के बाद ये एलिजिबल हो गए, तो हम क्या करेंगे, टोटल जीएसटी कितना था 3 लाख माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, तो 5% इंटू 5 क्वार्टर, तो हम 25% माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसका आईटीसी हम ले लेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये समझ में आया बाबू, ये समझ में आया, दिस इज अ गुड वन। आगे अगला है, भाई ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा नालायक से लायक वाला काम करते हैं, कभी कभी हम उल्टा भी करते हैं। उल्टा मतलब पहले हम बाबू एलिजिबल थे, अब हम इन एलिजिबल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप सेक्शन 9 में थे, अब आप सेक्शन 10 में चले गए, कॉम्पो में चले गए, या पहले आपका टैक्सेबल सप्लाई था, अब आपका एग्जाम सप्लाई हो गया। तो अगेन सेम थका हुआ कॉन्सेप्ट है। जिस दिन से आप आउटपुट टैक्स चार्ज करना बंद करेंगे, उसके प्रीसीडिंग डेट पे जो भी आपका स्टॉक्स पड़े हुए हैं उन सबका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पहले ये बात करते हैं, स्टॉक ऑफ इनपुट फिनिश गुड्स वगैरह एज ऑन डेट प्रीसीडिंग डेट ऑन विच द स्विच ओवर या डेट ऑफ एग्जामिशन, दैट इज व्हेन द रिसीव्ड पर्सन सीजेस टू चार्ज आउटपुट टैक्स। तो जिस दिन आपने आउटपुट टैक्स बंद किया, उसके प्रीसीडिंग डेट पे जो भी स्टॉक्स पड़े हैं उनका आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स का थोड़ा अलग है। यहां पे जब अवेल करने की बारी थी तो हम लोग बाबू क्वार्टरली रिड्यूस कर रहे थे, यहां पे सरकार सीधा सा कॉन्सेप्ट देता है, बहुत सिंपल सा। देखो भाई, आपने जब परचेज किया था तो जो भी आईटीसी था आपको मिल गया था, वो मिला था 60 महीने के लिए। अब जो भी रिमेनिंग पीरियड है इन मंथ, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, पहले आप टैक्सेबल पर्सन थे या सेक्शन 9 वाले थे, आपने परचेज किया, जीएसटी लिया, आपको आईटीसी मिल गया। पर सरकार ने आईटीसी क्यों दिया था, 5 साल के लिए दिया था, 5 इयर्स के लिए, 60 मंथ्स के लिए। आपने बीच में टैक्सेबल से एग्जाम या सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में पहुंच गए, अब क्या करोगे, तो आपको तो बाबू रिवर्स करना पड़ेगा। तो कैसे रिवर्स करोगे, जो टोटल आईटीसी था वो तो 60 महीने के लिए था, तो पर मंथ निकाल दीजिए, रिमेनिंग पीरियड इन मंथ्स। अब जितना बच गया उतना तो रिवर्स करोगे ना। मान के चलिए सेक्शन 9 से आप सेक्शन 10 गए आफ्टर 12 मंथ एंड 10 डेज, तो हम कितना रिवर्स करेंगे, तो 180 तो 60 मंथ के लिए था,
आपने 12 महीने 10 दिन यानी मोटा मोटा 13 महीने आपने सही यूज किया, आपने बेकार यूज कितना किया 47। आप देखोगे 60 मंथ माइनस 12 मंथ एंड 10 डेज सही यूज हुआ तो 47 मंथ एंड 20 डेज बेकार यूज होगा, इन एलिजिबल। और मैं क्या बोल रहा हूं इन मंथ, तो इन मंथ कितना होगा 47, दैट्स इट। आफ्टर 56 मंथ एंड 1 डे, तो 180 डेज 60 मंथ के लिए था, आपने 56 मंथ 1 डे अच्छा यूज किया, तो खराब यूज कितना करोगे 3 मंथ एंड 29 डेज। बट हम डेज को तो काउंट करते नहीं है, दैट्स इट। आगे बाबू आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। अब सरकार बोलता है कि बाबू अगर आपने आईटीसी लिया है, देखो स्टॉक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्टॉक्स तो एकदम बच्चों वाला है। जिस दिन इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन होगा प्रीसीडिंग डेट पे जितने भी स्टॉक पड़े होंगे सबको रिवर्स करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मजा आएगा कैपिटल गुड्स में। सरकार बोलेगा कि हम आपको आईटीसी दिए थे पहले महीने में, क्यों दिए थे ये सोचिए कि आप 60 मंथ तक काम चलाओगे। अगर आप बीच में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो तो हम आपसे छीन लेंगे। कैसे छीनेंगे? या तो जो आउटपुट टैक्स पेबल होगा, अगर वैल्यू आप निकाल सकते हो तो वैल्यू इनटू रेट, या यही मंथली रिवर्सल। अगर परचेज किया 60 महीने के अंदर, चलो ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, आपको ये करके रिवर्सल करना पड़ेगा। बट एक पॉइंट आता है जब आपने वो बेच दिया, यानी आपने कैपिटल गुड्स खरीदा और आप उसको 60 मंथ के अंदर बेच रहे हो। गवर्नमेंट कहता है बेटा कैपिटल गुड्स अगर बेचोगे ना, अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, अवेलमेंट था क्वार्टरली, रिवर्सल पहले 3 केस में था मंथली, यहां पर जो रिवर्सल होगा वो अगेन हो जाएगा क्वार्टरली। देखिए परचेज किया कैपिटल गुड्स, पे किया और आपको आईटीसी मिल गया। अब आपको तो 60 महीने तक होल्ड करना था, अब बीच में इसको बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है जिस दाम पे बेचोगे उसका रेट वो आपका ए हो गया। और दूसरा क्वार्टरली रिवर्सल, कैसे? टोटल जीएसटी माइनस जितना दिन आपने अच्छा यूज किया वो तो ओके, ये तो एलिजिबल था, तो टोटल माइनस एलिजिबल, तब वो क्या मिल जाएगा इन एलिजिबल। आपको जो हायर होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब बेचोगे तो हायर ऑफ 2 थिंग्स, एक तो सेल प्राइस का रेट और दूसरा क्वार्टरली आपको देखना पड़ेगा। टोटल जीएसटी पेड माइनस 5% पर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर, यानी आपने टोटल में से एलिजिबल को माइनस कर दिया तो क्या आएगा इन एलिजिबल पीरियड। एंड टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज हायर, उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो भी रिवर्सल है ये छोटे मोटे आइटम जैसे रिफैक्ट्री, ब्रिक्स, मोल्ड, डाइज, इन सब पे बाबू नहीं लगता है। इन पे केवल आप ट्रांजेक्शन वैल्यू ही करना, इस पे आपको वो क्वार्टरली रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है। सिंपल जो भी रेट लगता है टीवी इंटू रेट, आप वो लगा सकते हो। जो आईटीसी होगा बाबू वो सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, सीजीएसटी, जीएसटी के लिए। एंड रिवर्सल का मतलब होता है कि जिस भी मंथ में रिवर्स कर रहे हो उस मंथ की आउटो टैक्स लायबिलिटी में उसे हम ऐड कर देते हैं अमाउंट को जिसको आपको रिवर्स करना है। सपोज मुझे रिवर्स करना है 1 लाख, तो मैं कैसे करूंगा? ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, अपने आउटो टैक्स लायबिलिटी में मैं उसको ऐड कर दूंगा, दैट्स इट। नहीं बाबू प्लीज, ये एक सेकेंड, जो मंथली क्वार्टरली है जो मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत सोच समझ के पढ़ाया है, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कई सारे स्कूल ऑफ थॉट है, मैंने जो पढ़ाया वो एग्जैक्टली एज पर आईसीआई है। अवेलमेंट नए वालों को तो मिलता ही नहीं है कैपिटल गुड्स का, कॉम्पो से रेगुलर या टैक्सेबल एग्जाम से टैक्सेबल उनको मिलता है टोटल माइनस क्वार्टरली। रिवर्सल करने के लिए मंथली रिवर्सल होता है टोटल जीएसटी डिवाइड बाय 60 इनटू रिमेनिंग पीरियड। केवल जब हम बेचेंगे तब ट्रांजेक्शन वैल्यू इनटू रेट और टोटल माइनस क्वार्टरली विच एवर इज हायर, दैट्स इट। आपका सेक्शन 18 भी हो गया। कोई डाउट बाबू? कोई भी डाउट है बता दीजिए।
चलिए अगला है आईटीसी यूज कैसे होगा। अब इसको भी पढ़ाने के दो तरीके हैं। मैं पहले तो वो बताऊंगा जो कि आप पहले से जानते होंगे, और फिर मैं एक अलग से भी आपको तरीका बताऊंगा। सुनिएगा ध्यान से। जब आपको टैक्स पे करना होता है तो आउटवर्ड टैक्स में हम आईटीसी माइनस करते हैं। अब ये प्रोसीजर कैसे होगा, तो देखिए इसीलिए रूल 88 है, इसमें कई बार चेंज हुआ है, अभी पिछले 1-2 साल से एकदम स्टेबल है। आईटीसी इज क्रिएटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये आपको चैप्टर नंबर 10 में मैं पढ़ाऊंगा, पेमेंट वाले में, ठीक है। प्रोसीजर इन्होंने यहां दिया है, प्लीज रिमेंबर। जब हम लोग पेमेंट डिवाइस करेंगे मैं आपको आईटीसी वाला दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि देखो सीजीएसटी अलग है, एसजीएसटी अलग है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बट आईजीएसटी कॉमन है दोनों का, दोनों को मिलकर बनता है। तो अगर जब भी हमको सॉल्व करना है, सबसे पहले माइंड यू आप यूज करोगे आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। ये कॉमन है ना, इसमें दोनों का हक है, सीजी का भी एसजी का भी, तो दोनों ने बोला ठीक है हम सबसे पहले इसको यूज करेंगे। अब आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैसे यूज होगा, सबसे पहले आईटीसी ऑफ आईजीएसटी यूज होगा आईजीएसटी की लाइबिलिटी के साथ। बट मजी बात क्या है, उसके बाद कोई प्रेफरेंस नहीं है, आपको मन करे सीजीएसटी में करो, मन करे जीएसटी में करो, जो ऑर्डर जो प्रोपोर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी से, उसके बाद सीजीएसटी जीएसटी की लाइबिलिटी, एज ए केस में भी कोई ऑर्डर प्रोपोर्शन नहीं है। बिफोर यूजिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईटीसी, पहले आईजीएसटी को जीरो कर दो। जब आईजीएसटी जीरो हो जाएगा यानी कॉमन वाला धन खत्म हो गया। अब ऐसे समझो ना, सीजीएसटी जीएसटी दो लोग हैं, दोनों पास अपने अपने पैसे हैं, कोई अपना पैसा नहीं निकाल रहा है, सब बोल रहे हैं भाई हमने ना कॉमन फंड बनाया है, पहले वो कॉमन फंड से खर्च करेंगे। तो कॉमन फंड से कॉमन खर्चा पहले जाएगा, फिर सीजी एसजी जैसा भी ऑर्डर, जो भी प्रोपोर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉमन वाला पैसा खर्च हो जाएगा तब यूज करेगा, सुनिए कैसे, सीजीएसटी यूज करेगा सीजीएसटी लाइबिलिटी से, और अगर बच गया आईजीएसटी, बट बाबू यहां पे ना प्रायोरिटी है 1 और 2। एजीएसटी यूज करेगा पहले एजीएसटी की लाइबिलिटी से और फिर आईजीएसटी की लाइबिलिटी, यहां भी प्रायोरिटी है 1 और 2। अभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं और एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं कर सकता है। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको एक मास्टर चार्ट बता रहा हूं जो इससे सुपीरियर है। मास्टर फॉर्मेट, सबसे पहले आपको बाबू स्टेप नंबर 1 आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालना होता है। अब एग्जाम क्लास के दौरान ये सब पे हम बहुत क्वेश्चन कराते हैं, अभी उसकी क्वेश्चन नहीं होगा। पहले आप आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, या तो एग्जाम में दे देगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करोगे, इंटर स्टेट होगा सप्लाई तो रेट इंटू आईजीएसटी निकलेगा, इंट्रा होगा तो इंटू रेट निकलेगा सीजीएसटी जीएसटी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, एक तो डायरेक्टली दे दिया, दूसरा आपको सप्लाई दे दिया, तीसरा जो सबसे बढ़िया टाइप का क्वेश्चन आएगा वहां पे पहले आपको वैल्यू सप्लाई निकालना पड़ेगा और फिर लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो ये सबसे सुप्रीम क्वेश्चन बनेगा। तो पहले में आपको टैक्स दे दिया, दूसरे में आपको सप्लाई का डिटेल दे दिया, आपने उससे टैक्स निकाल दिया डायरेक्ट, तीसरा आपको पहले वैल्यू सप्लाई निकालना पड़ेगा फिर उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1। फिर हम आईटीसी निकालेंगे, या तो डायरेक्टली दिया रहेगा या अगेन आपको निकालना पड़ेगा इंटरस्टेट परचेज में आईजीएसटी का आईटीसी, इंट्रा में सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी। फिर हम निकालेंगे नेट जीएसटी पेबल। देखिए ध्यान से, पहले आउटपुट टैक्स, बाबू स्टार्टिंग पॉइंट आउटपुट लीजिएगा, पहले आउटपुट डाल दीजिए। फिर हम आईटीसी और आईजीएसटी लेंगे, पहला प्रायोरिटी आईटीसी और आईजीएसटी, आईजीएसटी की लायबिलिटी से बच गया एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। उसके बाद से जो भी अमाउंट बचेगा, अब हम सीजीएसटी को देखेंगे। तो सीजीएसटी आपको दिख रहा होगा, प्रायोरिटी है पहले 1 एंड फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी में भी पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी फिर आईजीएसटी की। इसके अलावा क्वेश्चन अगर बढ़िया क्वेश्चन होगा ना, वो आपको आरसीएम का तड़का लगा के देंगे। आपके दिव्यास्त्र में एक क्वेश्चन है एकांत के नाम से, मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम, ये वाला। इसकी खासियत क्या है, यहां पे ना इन्होंने एक कंसल्टेंसी सर्विस है आरसीएम वाला,
बाबू द मोमेंट आरसीएम आएगा ना, आरसीएम, इसका दो इंपैक्ट पड़ेगा। एक इंपैक्ट तो ये पड़ता है कि आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि हम ये ज्यूम करते हैं कि वो पे हो जाएगा तुरंत। भाई अगर मैं आरसीएम में फंस गया तो बेस्ट अजम्पशन ही होगा ना कि मैं पे करूंगा, तो उसका एक तो बाबू आपको यहां पे आईटीसी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब आपका नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गया, क्योंकि आरसीएम है वो आपको कैश पे करना पड़ता है, तो नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ये भी ई कैश में पे करना होगा, और जो आरसीएम है वो भी ई कैश पे करना होगा। तो आरसीएम का इंपैक्ट दो जगह पड़ेगा, एक तो आपका आईटीसी बढ़ जाएगा, और दूसरा एंड में जाकर आपको ई कैश में उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको अच्छा क्वेश्चन का फील आएगा। और सुनिए, ये बाकी ये सब मैंने चार्ट कराए हुए हैं, कई सारे इलस्ट्रेशन कराए हुए हैं, मैं आपको करा ही दूं क्या, एक दो करा दूं। देखिए आपका लायबिलिटी फिक्स है, मानो मैं इसी बात कर रहा हूं, अब मैं कैसे करूं, 1300 है, तो मैंने आपको पहले बताया हम आईटीसी पहले किसे यूज करेंगे, आईजीएसटी का, तो 1300 है, 1000 उड़ा दीजिए, नील हो गया। अब 300 बचा, मेरी मर्जी, 150 150, तो 150 150। अब सीजीएसटी का आएगा, तो सीजीएसटी कितना मेरा 200, आपको दिख रहा है, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 50 रुपया, ये भी 200 कैरी फॉरवर्ड 50 रुपया। एक टिप ले लीजिए, बी स्मार्ट एग्जाम में कैसे करेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे ना ये टोटल निकाल लीजिएगा। क्यों, ये बात फैक्ट है कि एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है। अगर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1600 है और आईटीसी 1700 है, यानी आपको कम से कम आपको ई कैश तो यूज करना ही नहीं चाहिए, हमने यूज नहीं किया। दूसरा ये देखिए, ये वाला केस नंबर 2, आईजीएसटी बाबू 1000 रुपए है, आपका आईजीएसटी ओ माय गॉड मात्र 800 रुपए है। आई एम सो सॉरी। अब क्या होगा, अब आपका आईजीएसटी तो खत्म हो चुका है, अब हम आएंगे सीजीएसटी पे। अब सीजीएसटी पहले सीजीएसटी को निपटाएगा, आई एम सो सॉरी इसको नहीं निपटाएगा, और एजीएसटी पहले एजीएसटी को निपटाएगा, आई एम सो सॉरी आईजीएसटी को नहीं निपटाएगा। नतीजा ये हुआ 100 100 200। अब देखिए ये 1600 का लायबिलिटी, 1200 का आईटीसी, तो आपको 400 तो कैश पे करना ही था। तीसरा अगेन आपका आईजीएसटी है 1000 का, आईटीसी है 800 का। अब देखिए यहां पे 450 एंड 400 है। अब पहले सीजीएसटी कैसे करेगा, 300 में से ये 300 उड़ा देगा। अब देख रहे हैं यहां से बचा कितना 150। अब हम करेंगे एसजीएसटी को, 400 है, बचा कितना 100, बट यहां पे जोत कितना है मात्र 50 की, तो नील नील नील, एसजीएसटी का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 50, क्योंकि लायबिलिटी थी 1600 की, आईटीसी 1650 का, आपको 50 कैरी फॉरवर्ड हो गया। जिनको भी ये पहली बार जो देख रहा है बाबू आप पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। केस 4 में देखिए आपका 800 लायबिलिटी, सीजीएसटी 500, एसजीएसटी 600, कोई बात नहीं। पहले हम सीजीएसटी की बात करेंगे। सीजीएसटी 500 में 300 तो यहां निकल जाएगा। अब एसजीएसटी करा, नहीं हम एडजस्ट करेंगे सीजीएसटी आईजीएसटी से। सरकार ये बोलता है कि देख भाई, अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है तो पहले सीजीएसटी को यूज करो, पहले आप इसको यूज करोगे, 200 ये पूरा यूज हो जाएगा। एसजीएसटी को आप यूज नहीं कर सकते हो, ये आपका पहले यहां जाएगा, नील नील नील
300 कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी क्रक्स ये बोलता है, देखिएगा, ITC of SGST shall be used against liability of IGST only when the ITC of CGST is fully exhausted। तो ये भी एक लॉ है, कई बार बच्चा इसको ध्यान ही नहीं देता है। तो अगली बार आई एम डैम श्योर ये वाला चार्ट टेबल पता नहीं आपने किया होगा नहीं। प्रोसीजर फॉर यूटिलाइजेशन आपको 2 पार्ट में तोड़ना है। पहले आप देखिए कि आप कौन से वाले में फॉल कर रहे हो। अगर ITC ऑफ IGST ज्यादा है, ये आपका केस नंबर 1 था, तो सबसे पहले ITC ऑफ IGST को आपने लायबिलिटी से उड़ा दिया, तो आपके पास लायबिलिटी कितनी बच गई? केवल SGST और CGST। IGST तो बचा नहीं, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि ITC था 1000 रुपया और लायबिलिटी था 800 रुपया। ऐसे कर लो, लायबिलिटी था 1000 रुपीज, ITC था 1300, तो आपकी तो लायबिलिटी जीरो हो गई ना IGST की, केवल CGST बचा। अब ITC और CGST, लायबिलिटी और CGST से, ITC और SGST, लायबिलिटी और SGST से, फर्स्ट एग्जॉस्ट ITC और IGST, ओनली देन ITC और CGST कैन बी यूज्ड। ये हमने कर लिया है। दूसरा मजेदार पॉइंट क्या है कि आपकी लायबिलिटी तो है 1000 रुपए की, बट ITC का है मात्र 800 रुपए की, तो हम इसको पहले यूज कर लेंगे। बट अब मेरे पास तीनों लायबिलिटी बच जाएगी। ये हमारा केस नंबर 2, 3 और 4 था, तीनों लायबिलिटी बची है। अब हम CGST को पहले CGST से, फिर IGST से, SGST को पहले SGST से, फिर IGST से। याद रखिएगा, SGST का ITC IGST के लिए तब यूज होता है जब CGST पूरी तरह से जीरो हो जाए। प्रो टिप क्या है? कैश आउटफ्लो बाबू आपका मिनिमम होना चाहिए। हाँ जी बाबू, एकदम सही पकड़े हो शहजादा। आप RCM पे जिसको भी डाउट है, आप एकांत वाला क्वेश्चन कीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं 2 इंपैक्ट पड़ता है। क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है? एक तो बाबू ITC में आप इसको ऐड कर देते हो, उसके बाद से आपका नेट आउटपुट टैक्स पेबल मिल जाता है। ये भी आपको ई कैश पे करना है क्योंकि आपने ITC यूज कर लिया है। एंड में आप इसको RCM वाला भी यूज कर लेते हो टोटल GST अंडर ई कैश करने के लिए। दैट्स इट। ये समझ में आया या नहीं आया? दिस इज द, मतलब अब इससे डीप में तो फिर केवल क्वेश्चन बचता है। आई एम श्योर आप क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, ये कंट्रोल में है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है रिस्ट्रिक्शन। सी, आपको बात पता है कि कई बार लोग फेक ITC वगैरह बुक कर लेते हैं। तो अगर मानिए किसी ने सेक्शन 16 का वॉल्यूशन किया, मतलब बिना सामान मिले हुए ITC बुक कर लिया, या ITC बुक कर लिया, आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, या एक फेक पर्सन, नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन से आपने परचेजिंग की है, या जो बंदा ITC क्लेम कर रहा है वही नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर ऐसा कोई भी फ्रॉड वाला एलिमेंट है, क्या विदाउट गुड्स रिसीट आपने ITC ले लिया, विदाउट टैक्स डॉक्यूमेंट आपने ITC ले लिया, आप नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन हो रेसिपिएंट, या जो सप्लायर है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, इन सब सिनेरियो में अगर सरकार चाहे तो कमिश्नर चाहे तो वो किसी को ऑथराइज कर सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर। वो बाबू उनको लगता है कि ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है, वो आपका ITC ब्लॉक कर सकते हैं, वो आपको रिफंड देने से मना कर देंगे, वो ITC को एडजस्ट करने से मना कर देंगे 1 साल तक के लिए। इन केस ऑफ कमिश्नर, ये रूल 86A है। इन केस ऑफ कमिश्नर या ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC ऑथराइज्ड बाय हिम हैज रीजन टू बिलीव, अगर उनको लगता है कि ITC हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल, गलती से, गलत तरीके से, या इनएलिजिबल है, ही इज एम्पावर्ड टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन। कब सर्कमस्टांस क्या है? आपने अवेल किया है ऑन द बेसिस ऑफ वैसे डॉक्यूमेंट जो नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर है, सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता है, सामान ही नहीं मिला। ये एक ऐसा टैक्स जिसका आपने ITC अवेल कर लिया है, बट आपने टैक्स ही नहीं पे किया, या सप्लायर ने टैक्स ही नहीं पे किया, बहुत दिन हो गया है।
या रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट, जो रेसिपिएंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है, या आपके पास टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है। इन सारे केस में रेस्ट्रिक्शन कैसे इंपोज होगा? वो आपको ये बोल देगा कि भी आप आईटीसी को आउट ऑफ टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते हो या आपको रिफंड नहीं देंगे। रेस्ट्रिक्शन कैन बी इंपोज्ड बाय नॉट अलाउइंग सच आईटीसी टू बी यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग एनी लायबिलिटी और नॉट अलाउइंग द रिफंड। ये बाबू अप टू 1 साल के लिए हो सकता है, बट हाँ आपका अगर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया और अगर आप जेन्युइन पर्सन हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके पास जाइए, आप अपनी बात बताइए, आप उनको पूरा अपना रिप्लाई दीजिए। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो आपका ये रेस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर सकते हैं। So such restriction can be withdrawn if it's satisfied that the condition for imposing the restriction no longer exists. मुकेश बाबू, अगर आपने सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा है हमसे तो एक बात बताइए, जो आरसीएम का पॉइंट है वो आउटर टैक्स में ऐड होगा क्या? जो आरसीएम की लायबिलिटी है वो आउटर टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगी क्या? नहीं, आरसीएम तो इनवर्ड होता है ना भाई, वो कैसे आउटवर्ड में ऐड होगा? वो आईटीसी में ऐड होगा और वो एंड में आप उसको बस ये लिख दीजिएगा कि इसको ई कैश में पे करना है, दैट्स इट। लास्ट मेजर कॉन्सेप्ट रूल 86 भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। देखिए गवर्नमेंट कहता है, अब इसके पीछे ना मैं क्या बताऊं, ये मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूं बाबू, ये पूरा डायग्राम हमने समझाया था, वो अभी समझाने का टाइम नहीं है। मतलब ये हमने पूरा केवल समझाया था बैकग्राउंड, अभी मैं केवल प्रोविजन बता दूंगा कि देखो बाबू, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका मंथली टर्नओवर 50 तक पार कर जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपका मंथली टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर जा रहा है तो आपको कम से कम 1% अपनी लायबिलिटी का ई कैश पे करना है। भले आईटीसी आपके पास बहुत है बट फिर भी आपको कम से कम 1%, बट ये किस पे लगता है? केवल उस पे जिसका, अच्छा एक तो ये मंथली चेक होता है, ये मंथली आपको चेक करना होता है। तो अगर मंथली टर्नओवर बाबू 50 लाख एक्सीड कर गया तो 99% लायबिलिटी आप अपने आईटीसी से डिस्चार्ज कर सकते हैं, कम से कम 1% आप कर सकते हैं अपने कैश से, और ये मैंडेटरी है। अच्छा, ये जो 50 लाख है जब आप निकालोगे अदर देन एग्जाम्प्ट, यानी बेसिकली जो टैक्सेबल सप्लाई है अदर देन एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेट। इसका कारण क्या था कि कई सारे ना फेक सप्लायर्स जो केवल एंट्री का काम करते थे, इसने दूसरे को बिल दिया, उसने दूसरे को बिल दिया, उसने दूसरे को बिल दिया और सबने फुल आईटीसी ले लिया। तो गवर्नमेंट कहता है कि ये नॉर्मली हम उसके लिए कर रहे हैं कि जो ये फ्रॉड वाले सप्लायर्स थे उनको लपेटे में लेने के लिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन कैन यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दिस इज नथिंग बट आईटीसी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज नथिंग बट आईटीसी to discharge the output tax liability to the extent of कितना 99% of such tax liability in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and juried supply in a month exceeds 50 लाख। तो हर मंथ का चेक करना है। 10 अगर आपका वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम्प्ट एंड ज्यूरेटेड एक महीने का अगर एक्सीड कर जाए 50 लाख तो कम से कम बाबू 1% आपको डिस्चार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कैश से, और ये सारे लॉ को ओवर रूल कर देता है। बट जैसे कि मैं आपको बता दिया, सरकार का जो मेन मोटिव है वो क्या है? वो ये मोटिव है कि जो फ्रॉड लोग हैं, जो नॉन एग्जिस्ट सप्लायर है, जो शेल कंपनीज है, उनको पकड़ने का। तो आप बस प्रूफ कर दो कि आप जेन्युइन सप्लायर हो। आप कैसे प्रूफ करोगे? अगर आपने पिछले 2 साल में दोनों ही साल में 1 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स पे किया, यानी आप शेल कंपनी नहीं हो, आप एक ऐसे फर्म नहीं हो जिसका केवल काम फेक इनवॉइस, बाबू ये बहुत काम चलता है, कई ये लोग जेल गए हैं, 1-2 आर्टिकल भी जेल गए हैं फेक इनवॉइस इशू करके। वो फेक एंट्री बोलते हैं कि मैंने आपको इनवॉइस इशू कर दिया, आपने आईटीसी ले लिया और जब तक पता चला तब तक मैं अपना बिजनेस बंद कर दिया और सरकार मुझे खोज ही नहीं पा रहा है। तो अगर एक ऐसा बंदा है जो पिछले 2 साल में दोनों ही साल में 1 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स पे किया, ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अच्छा, अब अगर आप प्रोप्राइटर तो ठीक है, अगर आप कम नहीं हो तो इन दैट सिनेरियो कर्ता एमडी वगैरह का अपडेट कर लीजिएगा। दूसरा, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पिछले साल 1 लाख से ऊपर का रिफंड आ गया था। अब सोचो, रिफंड आने का मतलब हुआ आपके पास ठीक ठाक आईटीसी था। अब इतना आईटीसी होने के बाद भी आपको वो बोले कि नहीं कैश पे करो, सरकार बोलता कोई बात नहीं, अगर आपका रिफंड पिछले बार का
1 लाख से ऊपर का था तो भी ये प्रोविजन आप पे नहीं लगेगा। तो या तो 2 साल से इनकम टैक्स 1 लाख से ऊपर हो, या पिछले साल का रिफंड 1 लाख से ऊपर हो, या फिर जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं आपको ये मंथली चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मानिए आपको सितंबर में चेक करना है कि 86 भी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सरकार बताए काम करो, आप अप्रैल से लेकर अगस्त तक का चेक कर लो कि टोटल आपकी लायबिलिटी और आपने टोटल कैश कितना पे किया था। अगर अप टू अगस्त जो क्यूमुलेटिव है अगर 1% एक्सीड कर जा रहा है, आपको सितंबर में आप नहीं फंसोगे। ये इंपॉर्टेंट है। विद द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स, बाबू आउटपुट टैक्स आरसीएम को नहीं, आउटपुट टैक्स टू द ई कैश लेजर फॉर अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू सेड मंथ इन द करेंट एफवाई। मतलब अगर सितंबर को आपको चेक करना है तो अब देखो कि अप्रैल से अगस्त में क्या किया आपने। अगर मानिए मुझे जैन का चेक करना है तो मैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो मेरी टोटल आउटपुट लायबिलिटी है मैं सबको ऐड करूंगा। मैं चेक करूंगा कि मैंने कैश में कितना पे किया है। अगर मैंने टोटल जो कैश पे किया अगर वो 1% एक्सीड कर जाए तो जनवरी में 86 भी मुझ पे नहीं लगेगा। मानिए ईयर है 21-22, अप टू अगस्त टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 30 लाख और आपने 1 लाख ई कैश में दिया है, तो कितना हो गया सर? ये तो 3.33% हो गया अगस्त तक। तो 86 भी वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन सितंबर। तो भले आपका टर्नओवर एक्सीड करा 50 लाख, क्यों? क्योंकि सितंबर के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहले महीने का चेक करते हैं। सिंस द पेमेंट मेड इन कैश इज मोर देन 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टिल प्रीसीडिंग मंथ। तो आप टिल प्रीसीडिंग मंथ अगर आपने 1% पे कर दिया है, इट्स फाइन। साथ ही साथ गवर्नमेंट बॉडीज को भी बाबू इससे बाहर रखा गया है। एंड लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ सकता है, कभी आना होगा। अगर मानिए आइडिया और वोडा बाबू आपस से मर्ज कर गए और वोडा आइडिया बन गया। अब दोनों के पास आईटीसी है, क्या ये बर्बाद हो जाएगा? नहीं, दोनों का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा नए वाले में। सरकार बस ये बोलता है कि बाबू आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो ये भी इंश्योर रखिएगा कि जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ना वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ऑब्वियसली अगर आप आईटीसी में ले जा रहे हो तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ले जाना है, दैट्स इट। इन केस ऑफ सेल, मर्जर, डिमर्जर, अमेलगेमेशन, ट्रांसफर और चेंज ऑफ ओनरशिप ड्यू टू हेल्थ ऑफ द प्रोप्राइटर, death of the proprietor, the ITC that remain unutilized in the e-credit ledger, this is ITC, can be transferred to new entity provided there is a specific provision for the transfer of liability as well. तो ITC भी जाएगा, liability भी जाएगा। अच्छा, अगर मानो डिमर्जर हो रहा है, मानिए एक कंपनी है, मानिए भारतीय एयरटेल है, अब वो 2 पार्ट में बट रही है। अब क्या होगा सर? ITC भी बटेगा। तो कैसे बटेगा? इन द प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट gross. In case of demerger, ITC will apportion in the ratio of the value of asset of the new entity as specified in the demerger scheme. और वैल्यू एसेट क्या होता है? एंटायर एसेट। ITC मिला या नहीं मिला मैटर नहीं करता है, जो ITC होगा उसको बांटने का जो तरीका होगा वो सिंपल। अब देखिएगा, जो भी वैल्यू ऑफ एसेट है एंटायर एसेट उस रेशियो में बांट दीजिएगा। एंड लास्टली, अगर मानिए एक स्टेट है, आपने एक जगह रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था, सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो एक आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था और मानिए आपका एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस था या 2 एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस था। अब आप तीनों के लिए अलग लेना चाह रहे हो। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आपके पास परमिशन है। दोनों थिंग इज कि जो आईटीसी होगा वो भी बटा जाएगा। ऐसे कैसे? इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट जो सबके पास है, दैट्स इट। दिसंबर 21 का जो आईटीसी क्वेश्चन है मैं चेक लूंगा से ज्यादा, ठीक है? होगा तो मैं एंड में मई फर्स्ट वीक में मैं करा दूंगा। मुकेश का हो गया। बिजनेस के नाम पे असेट लेकर अगर पर्सनल यूज करते हैं तो आईटीसी ब्लॉक होगा या नहीं? मतलब अगर पता चल जाएगा तो बिल्कुल ब्लॉक होगा, ये तो कॉमन सेंस है। अगर मानिए आपने ये तो फ्रॉड वर्ड थोड़ा गलत होता है, बट आप समझो ना,
अगर आपने बिजनेस कंपनी के नाम पे लिया, ऑब्वियसली कंपनी का तो पर्सनल यूज हो नहीं सकता है, कंपनी को इंडिविजुअल थोड़ी पर्सनल यूज करेगा। अगर अपने कंपनी के नाम पे लेके अगर आप पर्सनल यूज करते हो, अगर एग्जाम में एकदम टिपिकल आ जाए तो ऑब्वियसली बाबू इसको हम ट्रांसफर ऑफ सर्विस मानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सप्लाई ऑफ सर्विस। जो आइडल कंडीशन है, आप शेड्यूल 2 पढ़िए, एनी टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ द असेट फॉर टेम्पररी यूज या राइट टू यूज। यानी अगर आपने बिजनेस का असेट लिया और अपने घर ले गए, ऑब्वियसली उसको क्या बोल देंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। तो आईटीसी बाबू ऐसे कैसे ब्लॉक हो जाता है, बट प्रैक्टिकली नहीं होता है, टेक्निकली यस हो जाता है। थैंक्स यार, थैंक्स यार, थैंक यू। होप बाबू आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन बैंक बाबू इसका दिया हुआ है, और एक सेकेंड, मैंने आपको एकांत वाला क्वेश्चन पहले बता दिया, वो आप प्लीज कर लीजिएगा, वो आपको फायदा देगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 भी आप पक्का देख लीजिएगा, एकांत वाला क्वेश्चन, 16 वाला क्वेश्चन, एंड और भी कई सारे हैं। कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन बड़े वाले हैंड से सॉल्व कर लीजिएगा, हाथ से, प्लीज, इंपॉर्टेंट है, आपको बाबू फायदा मिलेगा। दैट्स इट। ये तो हमने करा दिया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड इसको भी हम चेंज करेंगे, ये मैं अभी भी बनाया, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, एल्स हम लोग आज के लिए इतना ही एंड करते हैं। मैंने 2 घंटे बोला था, एंड 2 घंटे में अभी भी 10 मिनट बाकी है। वी कंप्लीटेड इट, एंड आई थिंक काफी सारे प्रोविजन हो गए। क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको एक बार देखना पड़ेगा। हरु बाबू मैंने बोल दिया ना, करा दूंगा, डोंट वरी, करवा देंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। कल हम लोग मिलेंगे वैल्यू सप्लाई, उसके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई बाबू एकदम पानी कर दूंगा मैं, इतने बढ़िया चार्ट्स हैं उसके, एंड रजिस्ट्रेशन, ये तीनों हम लोग कल निपटा देंगे। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, सेम टाइम मिलते हैं, ऑल द